हमें बताया जाता है कि आर्कियोलॉजर जो थे कोई पुरानी र्यून्स जो थी उनको ढूंढ रहे थे, पर अचानक ही उन्होंने कोई पुरानी सील जो थी उसको तोड़ दिया, जिसके कारण पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन जो थी वो तबाही के कगार पर आ गई। अचानक ही रेड कलर की एक मिस्ट जो थी वो पूरी जो शहर थी उसमें फैल गई, जिसके कारण जो ह्यूमन जो थे ये मिस्ट जो थी उसके संपर्क में आए, या तो वो पागल होने लगे या तो वो मारे गए। पर बाकी जो जीव थे उस मिस्ट के कारण काफी ज्यादा ही टेरिफाइंग क्रीचर जो थे उनके रूप में कन्वर्ट हो गए। हमें एक लाल कलर का ड्रैगन दिखाया जाता है जो काफी तेजी के साथ चिल्लाता है, और जो ड्रैगन होता है उसके सामने हमारा एमसी जो होता है वो खड़ा होता है, और उसका एक हाथ जो होता है वो म्यूटेट हो चुका होता है। बताया जाता है कि ये जो जगह है, जब इस जगह पे इन सब चीजों के बारे में पता चला तो इस पूरे सिटी को छोड़कर लोग जो थे वो चले गए, और ये पूरी सिटी जो है अब एक खंडहर बन चुकी है। कहते हैं बहुत सारे क्रीचर जो होते हैं कुछ लोगों के पीछे पड़े होते हैं, और लोग जो होते हैं वो बचकर भाग रहे होते हैं। बताया जाता है कि डर जो था वो इंसानों के अंदर कुछ ज्यादा ही फैल गया। हमें एक इटैरी जहाज दिखाया जाता है जो उस जगह पे आता है और एक बम जो होता है उसको नीचे की तरफ गिरा देता है। इसके कारण वो जो एरिया होता है उस जगह पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। जब धुआं हटता है तो हमें दिखाया जाता है एमसी जो होता है वो उस ब्लास्ट से सरवाइव कर गया होता है। एमसी के सामने कई सारे मॉन्स्टर जो है आ जाते हैं। मॉन्स्टर जो होते हैं काफी ज्यादा ही गुस्से में एमसी की तरफ देखते हैं और अपने मुंह को खोलकर उसके ऊपर हमला करने वाले होते हैं। भी काफी जोर से चिल्लाता है और कहता है कि जाओजू तुम कहां पे हो, और उनकी तरफ हमला करने के लिए बढ़ता है। बड़ी स्पीच के साथ वो जो मॉन्स्टर होते हैं उनके बॉडी के ऊपर स्लैश लगाकर आगे की तरफ गुजर जाता है। दिखाते हैं एमसी का जो हाथ होता है वो पूरी तरीके से म्यूटेड हो चुका होता है, उसी से उसने मॉन्स्टर जो होते हैं उनको मारा होता है। एमसी आगे जाकर वो लैंड करता है। दिखाया जाता है एमसी जो होता है वो रेड मिस्ट होती है उसको एब्सॉर्ब कर रहा होता है, और काफी ज्यादा ही गुस्से में वो दूसरी तरफ देखता है और रेड मिस्ट को एब्सॉर्ब करता हुआ कहता है कि जाओजू। धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है और जाओजू नाम पुकार रहा होता है। एमसी जो होता है उसको आगे की तरफ एक छोटी सी डॉल जो होती है वो दिखाई देती है। उस डॉल को देखकर जाओजू जाओजू चिल्लाने लगता है और अपना जो हाथ होता है उस डॉल की तरफ बढ़ाता है। ऐसे ही वो म्यूटेड हाथ होते हैं उनके द्वारा जो डॉल होती है उसको छूता है। एमसी का जो हाथ होता है फिर से नॉर्मल हो जाता है। एमसी जो होता है बहुत ज्यादा रोने लगता है और कहता है कि जाओजू, और बहुत तेज चिल्लाता है और कहता है कि ये बताओ तुम कहाँ पे हो। हमें 3 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है। जी ये सब की शुरुआत कैसे हुई? रिपोर्ट आ रही होती है कि रेड फॉग जो है वो डिफरेंट एरिया जो है उस जगह पे आ चुका है। सिविलियन जो है उस जगह को इस जगह से खाली कर रहे हैं, तो कोई भी पैनिक नहीं करिए। आते हैं हाईवे जो होती है उस पे कई सारी गाड़ियां जो है वो जा रही होती हैं। एमसी और उसकी जो बहन होते हैं वो भी गाड़ी में जा रहे होते हैं। तभी एक सोल्जर आकर उनके गाड़ी को खटखटाता है और कहता है कि जल्दी से जल्दी अपनी जो कार है उसको मूव करो। एमसी कहता है ये तो आर्मी है। दिखाया जाता है एमसी के डैड कार को चला रहे होते हैं, तो उस आर्मी वाले लड़के से कहते हैं कि तुम क्या ये जो पॉलिटिशियन है उनके बातों का विश्वास करते हो जो तुम हम लोग को खाली करवा रहे हो। दिखाते हैं आगे और भी कई सारे आर्मी के सोल्जर जो होते हैं वो खड़े होते हैं। एमसी के डैड कहते हैं कि इन लोगों ने आर्मी बुला लिया है, लगता है जो कोई नेचुरल डिजास्टर जो है वो आने वाला है। एमसी की बहन कहती है कि भाई मैं कुछ ज्यादा ही घबराई हुई हूँ। एमसी कहता है कि मैं जब तक हूँ तुम्हें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। एमसी बाहर देखता है और कहता है कि लगता है जब बाहर कुछ ज्यादा ही दिक्कत हो रही है। दिखाते हैं रेड कलर की मिस्ट जो होती है वो उनकी तरफ बढ़ रही होती है, जिसको देखकर सोल्जर जो होते हैं वो भी कुछ ज्यादा ही पैनिक हो जाते हैं। तभी एक कार जो होती है वो हाईवे के जो ब्रिज होते हैं उससे टकरा जाती है और नीचे की तरफ गिरने लगती है। एमसी इसको देखता है और कहता है कि डैड बचिए।
वो अपनी बहन को पकड़ के नीचे की तरफ झुका देता है और कहता है कि संभल कर। जाते कार का एक्सीडेंट हुआ होता है। वो कार आकर सीधे एमसी और उसकी जो फैमिली होती है उसके कार पे गिरती है, जिसके कारण वो जो कार होती है वो काफी ज्यादा ही दब जाती है। एमसी खुद को संभालता है और कहता है कि मॉम डैड, क्या आप दोनों ठीक हैं? डैड कहते हैं कि मेरा पैर जो है वो फंस चुका है। मॉम भी कहती है जी यहाँ काफी ज्यादा ही दिक्कत हो रहा है। तभी बाहर कोई धमाका होता है। एमसी के मॉम डैड जो होते हैं वो काफी ज्यादा ही घबरा जाते हैं। उसकी बहन भी थोड़ी घबरा गई होती है। एमसी कहता है ये सब क्या हो रहा है? दिखाते हैं एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर जो होता है वो जगह पे अपीयर हो चुका होता है और आर्मी वाले जो होते हैं उसके साथ फाइट कर रहे होते हैं। लोग उसको देखकर कहते हैं कि ये क्या चीज है और बहुत सारे लोग वहां से अपनी जान को बचाकर भाग रहे होते हैं। कहते हैं जल्दी से जल्दी यहाँ भागो, यहाँ पे एक मॉन्स्टर जो है वो आ चुका है। डैड जो होते हैं वो चिल्लाकर कहते हैं कि तुम दोनों जल्दी से जल्दी कार के अंदर से निकलो। तभी एमसी जो होता है कार के गेट को लात मारकर उसको तोड़ देता है और बाहर की तरफ निकलता है। उसकी बहन भी बाहर निकलने की कोशिश करती है। जो होता है आगे वाला जो गेट होता है उसको खोलने की कोशिश करता है। मॉम कहती है कि तुमको घबराने की जरूरत नहीं है, तुम अपनी बहन जो है उसको लेकर इस जगह से भाग जाओ। कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं आप लोग को छोड़कर यहाँ से नहीं जाऊंगा। अभी एक मॉन्स्टर जो होता है वो एक लड़के पर हमला कर रहा होता है और वो हेल्प के लिए चिल्ला रहा होता है, जिसको देखकर एमसी की जो बहन होती है वो काफी ज्यादा ही घबरा जाती है। जो होता है ये भी इस चीज को देखकर काफी ज्यादा ही शॉक होता है। तभी भी उसकी मॉम जो होती है वो एमसी के कपड़े को पकड़ती हैं, कहती हैं तुम यहाँ से जल्दी चले जाओ। उसके डैड कहते हैं कि तुम बड़े भाई हो तो तुम ध्यान रखना जी, अपनी छोटी बहन की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। कहती है ठीक है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ और जाऊजी जो है उसका ध्यान रखना। तभी उनके कार पर कोई चीज आकर गिरती है और काफी बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसके कारण एमसी और उसकी बहन दोनों ही पीछे की तरफ गिर जाते हैं। दिखाते हैं ये एक म्यूटेड मॉन्स्टर होता है जो काफी ज्यादा ही रॉर लगाता है। एमसी और उसकी बहन दोनों ही अपने डैड और मॉम को चिल्लाते हैं। जो मॉन्स्टर होता है वो काफी ज्यादा ही गुर्राते हुए एमसी की तरफ देख रहा होता है। एमसी उस मॉन्स्टर को देखकर अपनी बहन को लेकर खींचकर उस जगह से भागने लगता है। उसकी बहन अभी भी मॉम डैड को चिल्ला रही होती है। एमसी कहता है चलो यहाँ से। तभी हमें आसमान में दिखाया जाता है जो उड़ने वाले जो क्रीचर होते हैं वो आ गए होते हैं और उन लोगों ने कई सारे जहाज पे हमला कर दिया होता है और एक हेलीकॉप्टर जो है उसके ऊपर भी हमला करके उसको भी तबाह कर देते हैं। एमसी कहता है इस जगह पे जो जानवर है और उसके अलावा इंसान है सब के सब कुछ ज्यादा ही खतरनाक हो चुके हैं। सी अपनी बहन को लेकर उस जगह से काफी तेजी के साथ भाग रहा होता है। भागते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये जो दुनिया है इस जगह पे आखिरकार हो क्या रहा है। दिखाते हैं रेड कलर की मिस्ट जो होती है वो उस जगह पे भी पहुंच चुकी होती है और कई सारे म्यूटेड मॉन्स्टर जो होते हैं वो बाहर की तरफ घूम रहे होते हैं। एमसी जो होता है अपनी बहन को लेकर एक जगह छुप गया होता है और उसके मुंह जो होते हैं उसको बंद कर दिया होता है। मॉन्स्टर जो होते हैं एमसी को ढूंढ रहे होते हैं। एमसी पीछे की तरफ देखता है तो वो जो मॉन्स्टर होता है वो उस जगह से चला गया होता है। एमसी खुद को शांत करता है और कहता है चलो ये मॉन्स्टर यहाँ से चला गया। तभी एमसी की जो बहन होती है वो काफी जोर से चिल्लाती है और अपने सर को पकड़ लेती है। एमसी उसको पकड़ते हुए कहता है जाओजू ये बताओ क्या हुआ। वो कहती है कि ब्रदर मुझे कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। तभी एमसी जो होता है शीशे में खुद को देखता है तो उसको अपनी बॉडी के ऊपर भी लाल कलर की नसें जो है वो दिखाई दे रही होती है, जिसको देखकर एमसी काफी ज्यादा ही शॉक होता है और कहता है कि ये सब हो क्या रहा है। तभी एमसी अपने चारों तरफ देखता है तो रेड मिस्ट जो होती है वो उस जगह पे पहुंच गई होती है। एमसी कहता है लगता है जो हम लोगों ने जो रेड मिस्ट है इसको हम लोगों ने अपने बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा ही इनहेल कर लिया है। तभी एमसी उस जगह से एक पानी की बोतल निकालता है और उसको अपने कपड़े को गीला करता है और अपनी जो बहन होती है उसके मुंह पर लगाकर कहता है तुम अपनी नाक और मुंह को ढक लो ताकि ये जो रेड मिस्ट है वो तुम्हारे बॉडी के अंदर ना जाए। पर एमसी जो होता है उसके ऊपर वो जो रेड मिस्ट होती है उसका असर हो रहा होता है। एमसी की बॉडी जो होती है वो रेड मिस्ट को एब्जॉर्ब कर रही होती है। एमसी कहता है कि मेरी बॉडी जो है वो कुछ ज्यादा ही गर्म हो रही है, इसको रोक नहीं पा रहा हूं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई चीज जो है वो मेरी बॉडी के अंदर अंदर बाहर हो रही है। एमसी काफी ज्यादा ही दर्द में चिल्ला रहा होता है।
एमसी की जो बहन होती है वो एमसी से पूछती है कि ब्रदर क्या तुम ठीक हो? एमसी खुद को शांत करता है और कहता है कि हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूं, कोई दिक्कत नहीं है। वो अपने हाथ जो होते हैं उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है। इस आवाज को एक मॉन्स्टर जो होता है वो सुन लेता है। जो होता है अपनी बहन से कहता है, तुम शांत रहो। वो कहती है, जी ब्रदर, इस तरह तुम मुझे मत डराओ। दिखाया जाता है एक मॉन्स्टर जो होता है वो उनकी तरफ हमला करने के लिए बढ़ रहा होता है। मॉन्स्टर आकर एमसी और उसकी बहन के सामने खड़ा हो जाता है। एमसी कहता है, लगता है जे हम लोग पकड़े गए। जाओ जी, अपनी बहन को लेकर उस जगह से भागने लगता है और वो जो मॉन्स्टर होता है वो एमसी और उसकी बहन का पीछा करने लगता है। दोनों ही काफी तेजी के साथ सुपरमार्केट जो होता है उसके अंदर से बाहर निकलते हैं। तभी एक उड़ने वाला मॉन्स्टर जो होता है वो उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है, जिसको देखकर एमसी वहीं पर रुक जाता है। तभी एमसी पीछे मुड़ता है तो दिखाया जाता है वही मॉन्स्टर आ गया होता है। एमसी कहता है कि लो, एक और मॉन्स्टर आ गया। जाओ जी की बहन घबरा जाती है और कहती है कि ब्रदर, हम लोग क्या करेंगे? एमसी अपनी बहन को गले लगा लेता है और कहता है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, जब तक मैं यहां पे हूं तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। एमसी और उसकी बहन ऊपर देखते हैं तो एक बहुत बड़ा ड्रैगन होता है जो उस जगह पे आ गया होता है। ड्रैगन आकर सीधे एमसी और उसकी बहन के सामने लैंड करता है और बाकी मॉन्स्टर जो होते हैं वो भी एमसी और उसकी बहन को चारों तरफ से घेर लेते हैं। एमसी भी इस चीज को देखकर काफी ज्यादा ही घबरा गया होता है और कहता है कि क्या सही में हम लोग यहाँ पे मारे जाने वाले हैं? एमसी जो होता है अपनी बहन को लेकर फिर से वो जो सुपरमार्केट होता है उसके अंदर जाने लगता है। एमसी की बहन कहती है, पर ब्रदर, तो अंदर एक मॉन्स्टर है। तभी वो जो मॉन्स्टर होता है वो एमसी के सामने आ जाता है। एमसी जो होता है नीचे से एक लकड़ी जो होता है उसको उठाता है और कहता है कि बाहर इससे ज्यादा खतरा है। यहाँ पे एक ही मॉन्स्टर है जिसको हम लोग हरा सकते हैं। एमसी जो होता है वो जो लकड़ी होता है उसको लेकर वो जो मॉन्स्टर होता है उसके ऊपर हमला करने के लिए बढ़ता है और उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करता है। पर वो मॉन्स्टर अपने दांतों के साथ ही उस लकड़ी को तोड़ देता है और अपने मुंह को खोलकर एमसी की तरफ हमला करने के लिए बढ़ता है, जिसको देखकर एमसी कहता है, लगता है मैं मरने वाला हूं। एमसी जो होता है वो अपने हाथ के साथ ही वो जो मॉन्स्टर होता है उसको रोकने की कोशिश करता है, पर वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा ताकतवर होता है। वो एमसी को ले जाकर दीवार में लड़ा देता है। तभी उस मॉन्स्टर के ऊपर एक तीर आकर लगता है, जिसके कारण मॉन्स्टर पीछे की तरफ हट जाता है। एमसी की जो बहन होती है उसने एक तीर धनुष ले लिया होता है, उसके द्वारा मॉन्स्टर पे चलाई होती है। एमसी से पूछती है कि ब्रदर, क्या तुम ठीक हो? कहता है, जाओ जी, हाँ मैं ठीक हूं। तभी मॉन्स्टर जो होता है बड़े गुस्से में एमसी की जो बहन होती है उसकी तरफ हमला करने के लिए बढ़ता है। एमसी कहता है, जाओ जी, जल्दी से जल्दी वहां से भागो। एमसी की जो बहन होती है वो उस मॉन्स्टर से बचकर भागने लगती है। एमसी कहता है कि तुम पीछे की तरफ मत देखना, बस केवल भागती रहो। वो मॉन्स्टर जो होता है एमसी की जो बहन होती है उसका पीछा कर रहा होता है। तभी एमसी जो है वो खांसता है और उसके मुंह के अंदर से खून निकलता है। एमसी अपने सीने को पकड़ लेता है और कहता है कि हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। दिखाया जाता है एमसी की बॉडी के अंदर से वो रेड मिस्ट जो होती है वो निकल रही होती है। एमसी की जो बहन होती है भागते भागते गिर जाती है। वो मॉन्स्टर जो होता है अपने मुंह को खोलकर एमसी की बहन को खाने की वाला होता है। तब तक एमसी अपने फिस्ट का यूज करके वहां का जो पिलर होता है उसको तोड़ देता है। वो जो दीवार होता है उसको लेकर वो जो मॉन्स्टर होता है उसके ऊपर गिरा देता है, जिसके द्वारा उसकी बहन जो होती है वो बच जाती है। एमसी जो होता है एक रॉड को उठाता है, फिर ज्यादा ही गुस्से में वो मॉन्स्टर पे हमला करने वाला होता है। वो रॉड होता है वो मॉन्स्टर के अंदर धंसा देता है और कहता है कि तुम मारे जाओ। एमसी बड़े गुस्से में इसी तरह वो जो मॉन्स्टर होता है उसको लगातार मारे जा रहा होता है।
जिसको देखकर एमसी की बहन होती है काफी ज्यादा शॉक होती है। जाकर एमसी को रोकती है और कहती है कि ब्रदर क्या हुआ, कोई तुम्हें दिक्कत हो गई है? ब्रदर रुक जाओ, ऐसे मत करो। एमसी की बहन रोते हुए कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और वो एमसी को गले लगा लेती है। रोते हुए कहती है कि ब्रदर रुक जाओ, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, रुक जाओ, ऐसा मत करो। तभी एमसी याद करता है जो उसकी मॉम ने कहा था, वह इस जगह से भाग जाओ, और उसके मॉम डैड दोनों ने कहा था जाओ जी जो है उसका ध्यान रखना, ठीक है? एमसी याद करता है कि उसके डैड ने कहा था तुम्हारी मॉम जो है उनका मैं अच्छे से ध्यान रख लूंगा, और तुम जो है जाओ जी का ध्यान रखना, और तुम लोग अच्छे से सरवाइव करना। जाओ जी जो होती है रोते हुए कहती है ब्रदर ब्रदर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम इससे नहीं हो सकते ब्रदर, शांत हो जाओ। एमसी जो होता है अपने होश में आता है और कहता है जाओ जी तुम ठीक हो? एमसी की बहन एमसी को देखती है और कहती है कि ब्रदर तुम ठीक हो? सी अपनी बहन को शांत करता है और कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैं थोड़ा ज्यादा गुस्सा हो गया था। बहन कहती है क्या तुम ठीक हो? एमसी कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। तभी एक मॉन्स्टर जो होता है वो खिड़की के पास से उनके ऊपर हमला करने के लिए आता है। एमसी इस चीज को देखता है, मॉन्स्टर जो होता है वो खिड़की तोड़कर अंदर आ गया होता है उन दोनों को खाने के। पर एमसी जो होता है अपनी बहन को लेकर दूसरी तरफ हट जाता है और उसके हमले से बच जाता है। वो मॉन्स्टर जो होता है बहुत ज्यादा ही चिल्लाते हुए एमसी जो होता है उस पर हमला करने के लिए बढ़ता है। जो रॉड उठा लेता है और कहता है कि तुम बर्ड जल्दी से जल्दी मारे जाओ, और उसके ऊपर हमला करने वाला होता है। अपने रॉड के साथ उसके ऊपर एक बहुत जोर से हमला करता है और कहता है कि मेरी बहन जो है उससे दूर रहो। एमसी के हमले में इतनी ज्यादा ताकत होती है जो वो मॉन्स्टर जो होता है वो दूर जाकर गिरता है। दिखाते हैं वो मॉन्स्टर वहीं पे मारा गया होता है। एमसी जो होता है अपनी बहन से कहता है कि जाओ जी तुम यहीं पे छुप जाओ, ये जो मॉन्स्टर है इनसे जाकर मैं फाइट करता हूँ। एमसी की बहन कहती है पर ब्रदर तुम अकेले कैसे फाइट कर पाओगे? एमसी कहता है बड़ा मॉन्स्टर जो है उसने हम लोग को देख लिया है तो हम लोग को जगह से जाने नहीं देगा, उसको मैं दूसरी तरफ लेकर जाता हूँ। एमसी की बहन जो होती है उसको गले लगाकर कहती है कि ब्रदर मत जाओ, मुझे लगता है तुम फिर से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाओगे। एमसी अपने बहन के सर पे हाथ रखता है और कहता है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं इस बार बिल्कुल भी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होने वाला। पर बहन कहती है पर ब्रदर। एमसी उसे कहता है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, तुम यहीं पे इंतजार करो, मैं जल्दी ही सारी चीजें निपटा लेता हूँ और जल्दी ही तुम्हारे पास आता हूँ। एमसी की बहन कहती है ब्रदर तुम मुझसे प्रॉमिस करो जे तुम सेफ एंड साउंड मेरे पास आ जाओगे। कहता है ठीक है, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ जे मैं बिल्कुल सही सलामत तुम्हारे पास आऊंगा। एमसी जो होता है उस जगह से बाहर की तरफ निकलने लगता है। एमसी जो होता है उसके हाथ में रॉड होता है। एमसी अपने मन में कहता है कि अगर मैं सही हूँ तो अगर ये जो मॉन्स्टर है इनको मैं मार देता हूँ और इनके बॉडी के अंदर का जो रेड कलर एनर्जी है उनको एब्जॉर्ब करता हूँ तो मैं पहले से ज्यादा ताकतवर जो है उसको हो जाऊंगा। एमसी कहता है कि तुम्हारी जो एनर्जी है वो कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, मैंने सही कहा ना? दिखाया जाता है एमसी जो होता है उसके सामने वही रेड ड्रैगन होता है। एमसी कहता है कि अगर मैं तुम्हें एक बार टेक डाउन कर देता हूं तो तुम्हारी जितनी भी एनर्जी है सारी एब्जॉर्ब करने के बाद मेरी जो फैमिली है उसको मैं आसानी से प्रोटेक्ट कर पाऊंगा, तो अब तुम मरने वाला हो। दिखाया जाता है वो जो मॉन्स्टर होता है वो भी काफी गुस्से में एमसी की तरफ देखता है। तभी छोटे मोटे जो मॉन्स्टर होते हैं वो एमसी की तरफ हमला करने के लिए आते हैं। एमसी कहता है लगता है जो तुम छोटे मोटे मॉन्स्टर है उनको मेरे ऊपर हमला करने के लिए भेज रहे हो, चलो कोई बात नहीं। नई जो होता है एक मॉन्स्टर को अपने रॉड के साथ मारता है और कहता है कोई बात नहीं, मैं इन सबको मारने के बाद तुमको मारूंगा। दूसरा मॉन्स्टर होता है उसके सर पे अपने रॉड के साथ मारकर उसको भी मार डालता है। तभी एक और जो मॉन्स्टर होता है वो आकर एमसी जो होता है उसके कंधे पर काट लेता है। एमसी कहता है कि तुम मॉन्स्टर्स बहुत ज्यादा गुस्से में, वो जो मॉन्स्टर होता है उसको बीच से चीर डालता है। दिखाया जाता है एमसी का जो हाथ होता है दोनों ही म्यूटेड हो चुके होते हैं। एमसी कहता है कि मैं तुम सबको मार डालूंगा। एमसी जो होता है मॉन्स्टर की एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए कहता है कि ये होती है असली पावर और ये मुझे कुछ ज्यादा ही एब्जॉर्ब करने में मजा आ रहा है।
उस जगह पे एक मिलिट्री प्लेन जो होता है वो आ जाता है, जिसको देखकर जितने भी मॉन्स्टर होता है और वो जो ड्रैगन होता है सब लोग उस जगह से भागने लगते हैं। तभी एमसी अपने हाथों की तरफ देखता है और कहता है कि ये मुझे क्या हो गया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये मेरे जो हाथ है इस तरीके से कैसे चेंज हो गए। तभी मिलिट वाले जो होते हैं उन लोगों ने वो जो होता है उसको एमसी की तरफ छोड़ दिया होता है। एमसी की जो बहन होती है वो कहती है कि ब्रदर क्या तुम ठीक हो? तो एमसी उससे कहता है कि तुम वहीं पर रुको, कि मेरे पास मत आना और जल्दी से जल्दी ये जो जगह है इस जगह से भाग जाओ। वो जो मिसाइल होता है वो आकर वो नीचे की तरफ गिरता है और उस जगह पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिस ब्लास्ट के कारण उस जगह पे बहुत बड़ा धमाका होता है, पूरी बिल्डिंग ही डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। जो हेलीकॉप्टर है नीचे की तरफ उतरने लगता है और कहता है कि इस जगह पे कोई ना कोई सर्वाइवल है, चलो नीचे उतरकर देखते हैं। वो लोग कहते हैं वो जो व्यक्ति है वो पहले ही इन्फेक्टेड हो चुका है। कहते हैं कि ये जो लड़की है इसको हम लोग लेकर चलते हैं, और वो एमसी की बहन होती है, उसको अपने हेलीकॉप्टर में लेकर जाने लगते हैं। कहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसको लेकर चलो वरना वो जो मॉन्स्टर है वो वापस आ जाएंगे। एमसी जो होता है अपनी बहन होती है उसको ले जाते हुए देख रहा होता है। लोग हेलीकॉप्टर लेकर उस जगह से चले जाते हैं। एमसी जो होता है वो मलबे के नीचे दबा हुआ होता है, अपने जो हाथ होते हैं उनको बाहर निकालता है, चिल्लाते हुए कहता है जाओ जी, नहीं मत ले जाओ। हमें एमसी की जो बहन होती है उसको दिखाया जाता है। वो कहती है कि ब्रदर, तभी वो आग में जलने लगती है और चिल्लाते हुए कहती है कि तुम मुझे बचाने के लिए क्यों नहीं आए। एमसी जो होता है अपने हाथ को आगे करता है और कहता है कि जाओ जी, नहीं। तभी दिखाया जाता है एमसी जो होता है अपनी आंखों को खोलता है, अपने सर को पकड़ लेता है और कहता है कि ये जो सपना है ये मुझे लगातार आ रहा है। जी, मेरी बहन जो है वो आधे साल पहले गायब हो गई थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा वो इस समय कहाँ पे है। जो होता है आर्मी का ड्रेस पहना होता है और एक गन को लेकर बाहर की तरफ निकलता है और कहता है कि अच्छा हुआ जब मैं एक्सपोज नहीं हुआ। अपने सामने दिखाया जाता है एक बहुत बड़ा टावर होता है, जिसके अंदर से जो लाल मिस्ट होती है वो निकल रही होती है। एमसी बताता है कि जाओजी जब थी गायब हुई थी तो मैंने आसपास के जो शेल्टर थे उनको अच्छे तरीके से ढूंढा और वो मुझे उस शेल्टर जो है वहां पे कहीं भी नहीं मिली। मेरी बहन को ढूंढने के लिए मैंने बॉर्डर पेट्रोल टीम जो है उसको ज्वाइन कर लिया। उनकी जो रैंक होती है वो आर्मी में सबसे कम होती है। मैं भी एक लो लेवल का सोल्जर जो है वो बन गया। एमसी आगे की तरफ चल रहा होता है और मन में कहता है केवल आर्मी ही होती है जो ये जो मिस्ट है इसके अंदर फ्रीली रूप से मूव कर सकती है और जो इंफॉर्मेशन है उनको जमा कर सकती है। ये सीसो सिटी का बॉर्डर होता है। सीसो सिटी का जो कैप्टन होता है वो वहीं पे इंतजार कर रहा होता है। एमसी जो होता है उस जगह पे आता है और कहता है कि कैप्टन मुझे माफ करिएगा, मैं लेट हो गया। कैप्टन जो होता है एमसी को एक लात मारता है और कहता है कि ये बताओ जो तुम इतनी देर के लिए क्या कर रहे थे, ध्यान होना चाहिए, इस तरह के फालतू कामों को बंद करो, मैंने ध्यान नहीं दिया, घड़ी में कम से कम टाइम तो देखना चाहिए। एमसी माफी मांगते हुए कहता है मुझे माफ कर दीजिए। दूसरा सोल्डर कहता है लगता है ये लड़का फिर से आ गया, कैप्टन जो है उनसे मार खाने के लिए। कैप्टन एमसी से चिल्लाकर कहता है जल्दी से जल्दी ऊपर जाओ और ऊपर जाकर सब चीजें जो है उस जगह पे नजर रखो। एमसी ऊपर सीढ़ियों से चलते हुए कहता है कि ठीक है कैप्टन। कहता है कि अगर तुमने ऐसी गलती की तो तुम्हारी जो लाइफ है उसको मैं हेल बना दूंगा। एमसी ऊपर आ गया होता है और जो क्रिम्सन कलर का टावर होता है उसको देखते हुए कहता है कि आधे साल के अंदर ही ये जो क्रिम्सन जो फॉग है इसने जितनी भी रेन सिटी थी उनको तबाह कर दिया है। इसके कारण ये जो जगह है इस जगह पे केवल मॉन्स्टर्स जो है वही रह सकते हैं। ये जो फॉग है ज्यादा जमा हो जाता है, जो उस जगह पे स्टीरस तरीके का स्पाइक टावर जो है वो अपीयर हो जाता है जिस तरह सामने हुआ है। वो सरवाइव करने के लिए केवल बॉर्डर पे खड़े रहकर वो जो चीज है उसके ऊपर नजर रखते हैं ताकि वो स्पाइक और रेड फॉग है उसके ऊपर पूरी तरीके से नजर रख के उसको कंट्रोल कर सके ताकि कोई दिक्कत ना हो।
उसी मन में सोचता है वो जो मॉन्स्टर था वो भी पक्का उसी जगह पे होगा। कैप्टन जो होता है कहता है कि स्पेशल रिस्पॉन्स जो है वो कुछ आ नहीं रहा, इसलिए हमको जल्दी से जल्दी आगे की तरफ बढ़ते रहना होगा और बाकी लोग जो है वो जो लाइन है उसको संभाल नहीं पाएंगे, तो हम लोग जो है इन सब चीजों में क्या कर पाएंगे। एक और साथी कहता है कि हम लोग फेमस रिस्पॉन्स टीम जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है जैसे सही में वो लोग फेल हो सकते हैं? दूसरा कहता है ये सही कह रहा है कैप्टन, आप पक्का ही मजाक कर रहे होंगे, क्योंकि वो जो है उनके जो कैप्टन है उसने बहुत सारे मॉन्स्टर जो है उनको लगातार मात्रा में मार दिया है। ये जो जगह है इस जगह पे आते हुए एमसी को दिखाया जाता है जो ऊपर बैठा होता है और कहता है कि अब तक जितना भी समय हुआ है तब तक ये जो क्रिम्सन फॉग है इसको मैं आसानी से स्मेल कर सकता हूँ। ये जो फॉग है इसके कारण जो क्रिएचर होते हैं वो ब्लड लस्ट जो है उसको रिलीज करते हैं, जिसके द्वारा कभी कभी वो एक दूसरे पे भी हमला कर देते हैं। तभी एमसी सामने की तरफ देखता है तो फॉग जो होती है वो आगे की तरफ बढ़ रही होती है। एमसी कहता है लगता है ये फॉग जो है हम लोग की तरफ आ रही है। एमसी कहता है नहीं, ये फॉग नहीं आ रही है, ऐसा लग रहा है जो मॉन्स्टर जो है वो हम लोग की तरफ बढ़ रहे हों। कैप्टन जहां बैठा था वहां पे भी फॉग आ जाती है। दूसरा साथी कहता है कैप्टन यहाँ तो कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। कैप्टन कहता है सर पहले सिचुएशन को ध्यान दो, इस तरह से हल्ला मचाना बंद करो। फिर कैप्टन जो है वो बाहर की तरफ निकलता है और सामने की तरफ देखते हुए कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा ये क्रिम्सन जो फॉग है ये चारों तरफ से हम लोग को क्यों घेर रहा है। सामने दिखाया जाता है दो मास्क वाले जो सोल्जर होते हैं वो उनकी तरफ भागते हुए आ रहे होते हैं, जिसको देखकर वो कहता है कि ये तो स्पेशल रिस्पॉन्स यूनिट है। लोग भागते हुए आते हैं और उनसे कहते हैं कि जल्दी से जल्दी पीछे हटो। वो लोग कहते हैं सर यहाँ पे हो क्या रहा है? अभी क्रिम्सन फॉग जो होती है उसके अंदर से एक हमला आता है और वो दोनों सोल्जर जो होते हैं वो मारे जाते हैं। कैप्टन जो होता है अपनी वॉकी टॉकी से कहता है कि जितने भी लोग हैं सब के सब पीछे की तरफ हटो। तभी एक मॉन्स्टर जो होता है वो जो कैप्टन होते हैं उनको भी पकड़ लेता है, काफी ज्यादा इर्र लगा रहा होता है, जिसको देखकर कैप्टन कहता है कि लगता है अब सब कुछ खत्म हो चुका है, मैं मरने वाला हूँ। एमसी जो होता है ऊपर की तरफ खड़ा होता है और नीचे की आवाजें सुन रहा होता है। कोई कहता है कि जल्दी से जल्दी भागो, कोई कहता है जी हम लोग को बचाओ। एमसी जो होता है ऊपर से नीचे की तरफ कूदता है, सीधे जाकर एक मॉन्स्टर जो होता है उसके ऊपर लैंड करके उसको मार डालता है। एमसी जो होता है अपने म्यूटेड हाथ का यूज किया होता है। एमसी कहता है कि एक मारा गया। अभी एक और मॉन्स्टर जो होता है वो मुंह को खोलकर एमसी जो होता है उसको खाने के लिए आगे की तरफ बढ़ता है। अपने म्यूटेड पंजों के साथ ही वो जो मॉन्स्टर होता है उसको बीच से चीर डालता है। वो जो मॉन्स्टर होता है उसकी जितनी भी एनर्जी होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। कहते हैं एमसी जो होता है और भी ज्यादा ताकतवर हो गया होता है, उसकी बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है। एमसी कहता है इसकी एनर्जी जो है उसको एब्जॉर्ब करने के बाद मैं पहले से ज्यादा ताकतवर जो है वो हो चुका हूँ, और ज्यादा एनर्जी जो है उसको मैं एब्जॉर्ब कर लूं तो पता नहीं मैं कितना ज्यादा ताकतवर हो जाऊंगा। अभी और भी कई सारे मॉन्स्टर जो होते हैं एमसी को चारों तरफ से आकर घेर लेते हैं। एमसी कहता है 3, 4, 5, 6 मतलब 6 मॉन्स्टर हैं, चलो मजा आने वाला है। एमसी अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए कहता है कि तुम जितने भी मॉन्स्टर हो बिल्कुल भी मुझे डिसअपॉइंट मत करना, चलो हमला करते हैं। तभी एक हमला आता है और जितने भी मॉन्स्टर होते हैं सब मारे जाते हैं। कहता है ये किसने किया, और पीछे की तरफ देखता है तो एक लड़की होती है जो बंदूक लेकर वहां पे आई होती है। ब्लेजिंग ब्लड टीम जो है उसकी कैप्टन होती है टोंग रुओ। एमसी उसको देखकर कहता है कि ये तो स्पेशल यूनिट है, उसकी एक मेंबर है। एमसी अपने हाथों को देखते हुए कहता है कि मुझे जल्दी से जल्दी अपना जो फॉर्म है उसको नॉर्मल करना होगा। एमसी की तरफ बढ़ रही होती है, दिखाया जाता है और भी सोल्जर उसके सामने आ जाते हैं। वो कहती है कि जितने भी मॉन्स्टर हैं उनमें से किसी को भी जिंदा मत छोड़ना, सबको मार डालो। लोग कहते हैं यस मैम, और आगे चल के एमसी के ऊपर गन जो है उसको तान लेते हैं। अपने हाथ को उठाता है और कहता है कि मेरे ऊपर बंदूक मत चलाना, आगे जो प्राइवेट पेट्रोल टीम की मैं उसका मेंबर हूँ। लड़की कहती है 12 बजे में गोली चलाओ। एमसी के पीछे एक मॉन्स्टर जो होता है वो हमला करने के लिए आया होता है, उसके ऊपर गोली चलाकर वो लोग उसको भी मार डालते हैं।
कंफर्म टारगेट जो है वो पूरी तरीके से एलिमिनेट हो चुका है। एमसी इस चीज को देखता है और काफी ज्यादा ही शॉक होता है। तभी वो लड़की जो होती है वो एमसी के सामने आ जाती है और कहती है कि ये बताओ जो तुम्हारी जो बंदूक है वो कहाँ है। पेट्रोल मैन इस बात को सुनने के बाद एमसी काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है लगता है कि मैं काफी ज्यादा मुसीबत में फंस चुका हूँ। जो होता है उनके सामने खड़ा हो जाता है। तभी एक सोल्जर कहता है कि हमारी जितनी भी यूनिट है सब लोग विड्रॉ करके आउटपोस्ट है उस जगह पे चलो, टेम्परेरी डिफेंस है वो क्लियर हो चुकी है। लड़की कहती है ठीक है। हमें सीन दूसरी जगह का दिखाया जाता है। एक सोल्जर कहता है कि ये जो जगह है इस जगह पे ऑफिशियल सॉन्ग है, उनके परमिशन के बिना कोई नहीं जा सकता। कैप्टन जो होती है रिपोर्ट को पढ़ते हुए कहती है कि 74 जो कैजुअलिटीज हैं वो हुई हैं। इसमें से 2 लोग जो हैं स्पेशल यूनिट के वो भी मारे गए हैं। 20 लोग ब्लड स्क्वाड टीम के मारे गए हैं। चलो ठीक है, तुम लोगों ने ये जो कैजुअलिटी है इसकी रिपोर्ट जो है वो अच्छी बनाई है। एमसी कहता है तो मेरे साथ क्या करोगे? उन लोगों ने एमसी जो होता है उसको कुर्सी पर रस्सियों से बांध रखा होता है। एमसी कहता है कि तुम लोग मुझे यहाँ क्यों पकड़ कर लाए हो? तुम लोग को पता होना चाहिए मैं भी एक विक्टिम हूँ। तो कैप्टन जो होती है वो बताती है कि 17-22 पे मैंने अपनी जो पोस्ट थी उसको 2 घंटे के लिए छोड़ दिया था। जैसे ही तुम आए उसके तुरंत बाद ही जो क्रिम्सन फॉग है वो तुरंत ही आउटब्रेक हो गया। अब ये बताओ जी ये कैसा कोइंसिडेंस हो सकता है? इसके लिए मुझे एक्सप्लेनेशन जो है वो तुमसे चाहिए। उसी मन में सोचता है कि मुझे कुछ ना कुछ करके इस जगह से निकलना होगा। फिर उसे कहता है कि मैं बस किसी जगह पे सो रहा था और कैप्टन जो है उनको मैंने इस चीज के बारे में बता दिया था। हाँ, अभी दूसरा जो लड़का होता है चिलाका कहता है कि कैप्टन ये जो लड़का है ये हमेशा ही लेट आता है और हमारे जो टीम के जो कैप्टन है वो हमेशा ही इस लड़के को छोड़ देते हैं। जिस बात को सुनने के बाद एमसी कहता है कि तुम ब्रैट कुछ ज्यादा ही बकवास कर रहे हो। एमसी उसको गुस्से में घताता है और कहता है कि अगर तुम इसी तरह बकवास करोगे तो मैं तुमको पक्का ही मार डालूंगा। लड़का कहता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो? इस तरीके से कैप्टन जो है उनके ऊपर नाम खराब होगा। जो कैप्टन होती है वो कहती है कि लगता है तुम्हारी जो टीम है उसके साथ ही काफी ज्यादा ही प्रॉब्लम चल रही है। तभी कैप्टन को दिखाया जाता है वो काफी ज्यादा ही घायल होता है, अपने मुंह से खून को थूकता है। दूसरा सोल्जर कहता है कि कैप्टन क्या आप ठीक हो? और डॉक्टर से कहता है कि डॉक्टर क्या सही में ये सब चीजें नॉर्मल हैं? डॉक्टर जो होता है वो कहता है कि ये बिल्कुल ही नॉर्मल है। सारे इसके जितने भी टेस्ट आए हैं सब नॉर्मल निकले हैं। ये बिल्कुल भी मरने वाला नहीं है। वो एमसी का जो प्रोफाइल होती है उसको पढ़ रही होती है और कहती है कि मुझे पता चला कि तुम 3 महीने पहले बेसिक जो ट्रेनिंग है उसको पास किए हो। उसके बावजूद भी ये जो हमला हुआ था इसमें हम लोगों ने स्पेशल टीम के 2 मेंबर है वो मारे गए और तुम फिर भी सरवाइव कर चुके हो। कहता है मैं कुछ ज्यादा ही डर गया था, इसी वजह से जो ट्रैक टीम थी उसको मैंने फॉलो करके स्कूल जो है वहाँ पे छुप गया। भागने में काफी तेज हूँ तो इसीलिए बच चुका हूँ। मैं ऊपर था तो मैंने देखा क्रिम्सन फॉग जो है वो हमारी तरफ आ रहा है तो जल्दी से जल्दी मैं उस जगह से भाग गया। कैप्टन जो होती है वो कहती है कि ये बताओ अगर तुम सही में इतना ज्यादा डरपोक हो तो ये जो आर्मी है इसको तुमने क्यों ज्वाइन किया है? मत कहना ये तुम्हारा इसके अलावा कोई और ऑब्जेक्टिव है। इस बात को सुनने के बाद एमसी अपने मन में सोचता है कि 6 महीने हैं, इसमें लगातार मैं अपनी बहन जो है जाऊ जी उसको ढूंढ रहा हूँ। इसके अलावा जो मॉन्स्टर से मेरा एनकाउंटर हो रहा है उन मॉन्स्टरों को मारता जा रहा हूँ और उनकी एनर्जी जो है उसको भी अब्सॉर्ब करता जा रहा हूँ। इसके द्वारा मैंने अपनी जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसको काफी हद तक कंट्रोल कर लिया है। जब मैं चाहूँ तब बीस्ट फॉर्म और जब मैं चाहूँ तब ह्यूमन फॉर्म जो है उसमें आ सकता हूँ। आधे साल तक सर्च करते हुए मैंने ज्यादातर लोग जो है उनको अवॉइड किया ताकि मैं लोगों से एनकाउंटर ना कर लूं। अच्छे से सर्च करते हुए जितने भी सेटलमेंट थे जिस जगह पे ह्यूमंस रह सकते हैं वहां पर मैं उन्हें विजिट किया ताकि ये मेरी जो बहन है उसको मैं ढूंढ सकूं। लड़की आगे बढ़ती है और कहती है कि तुम सोल्जर हो और तुम कुछ ज्यादा ही डरपोक हो। मैंने अपनी परवाह किया और जो पोस्ट है उसको अबंडन कर दिया। मैंने इंफॉर्मेशन जो है वो सब
सबको नहीं पहुंचाई। एमसी के सामने आकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि तुम इस चीज के कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो अच्छे से जानते हो। एमसी कहता है कि क्या तुम लोग सही में मुझे मारने वाले हो? तभी वो लड़की एमसी के कान के पास आकर कहती है कि ये बताओ, जे तुम्हारे जो हाथ हैं उनको क्या हुआ था? एमसी कहता है कि लगता है जे तुमने उसको देख लिया। लड़की कहती है कि अगर ऐसी बात थी तो तुमने झूठ क्यों बोला? जल्दी से जल्दी तुम्हारी रियल ऑब्जेक्टिव है वो बताओ। तभी वो पूरी जगह जो होती है वो कांपने लगती है। वो लड़की जो होती है कहती है कि लगता है अर्थक्वेक आ रही है। एमसी कहता है कि मुझे ये जो फीलिंग है ये कुछ ज्यादा ही फेमिलियर लग रही है। एमसी जो होता है उस जगह से काफी तेजी के साथ भागने लगता है और कहता है कि तुम लोग भी जल्दी से जल्दी भागो। अरमन में कहता है कि मॉन्स्टर हैं, उनकी बहुत बड़ी वेव जो है वो इस तरह बढ़ रही है। लड़की जो है एमसी को देखती है और कहती है कि मेरे रहते हुए तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो, भाग नहीं पाओगे। इस लड़की की आंखें जो है चमकने लगती हैं और बड़ी स्पीड के साथ एमसी को पकड़कर उसका जो सर होता है वो जमीन में धंसा देती है। एमसी से कहती है कि तुमको क्या लगता है मैं यहाँ पे नहीं हूँ जो तुम यहाँ से भाग रहे हो? एक सोल्जर जो है वो घबरा जाता है और कहता है कि ऑफिसर शांत हो जाइए, इस तरह अपना जो पेशेंट है उसको मत लूज करिए। तभी नीचे की जमीन जो होती है वो टूट जाती है। वो कहते हैं लगता है जो ये जगह कोलैप्स होने वाली है, कोई तो हम लोग की मदद करो। जितने भी लोग होते हैं सब के सब नीचे गिर जाते हैं। एक सोल्जर कहता है कि ये बताओ हम लोग कहाँ पे हैं? एमसी कहता है ये तो अंडरग्राउंड है, लगता है जो हम लोग अंडरग्राउंड में गिर चुके हैं। वो लड़की कहती है कि ये जो जगह है इस जगह पे कुछ ज्यादा ही अंधेरा है, जल्दी से जल्दी कोई लाइट जलाओ। दूसरा सोल्जर कहता है ठीक है मैम। तभी एमसी का साथी कहता है कि तुम एक वॉकिंग डिजास्टर हो, तुम जहाँ पे भी रहते हो कोई भी चीज सही नहीं होती। एमसी कहता है कि अगर हम लोग इस जगह से बच जाते हैं उसके बाद तुम मुझे कंप्लेंट कर सकते हो। दूसरा कहता है कि मुझे नहीं लगता हम लोग इस जगह से बच भी पाएंगे। एमसी कहता है अभी इतना ज्यादा जरूरत नहीं है। तभी वो जो सोल्जर होता है वो एक टॉर्च को जलाता है। वो लोग सामने देखते हैं तो काफी बड़े बड़े होल होते हैं। इसको देखकर कहते हैं कि लगता है ये जो मॉन्स्टर हैं उनके गुफा है जिसके पास हम लोग पहुंच चुके हैं। तभी वो कैप्टन एक बंदों को देखती है और बाकियों से कहती है कि सब लोग जल्दी से जल्दी शांत हो जाओ और अपने जो वेपन है उनको चेक करो। जो वेपन होता है उसको उठा लेती है और कहती है कि जल्दी से जल्दी अपना फॉर्मेशन है उसको बनाओ और मुझे कवर करो। तभी दूसरी जगह से कोई हलचल जो है वो सुनाई देती है, जिसको सुनकर एमसी कहता है ये क्या होने वाला है। एमसी दूसरी तरफ देखने लगता है और कहता है कि लगता है मैंने कोई आवाज जो है उसको सुना है। उसे कहता है ऐसा नहीं हो सकता है जो उस तरफ से हवा की आवाज हो, कोई बाहर हो सकता है, रुको मैं चेक करता हूँ। वो जाकर चेक करता है तो एक बहुत बड़ा होल होता है। वो कहता है कि इस जगह पे तो एक ब्रिज है, बाकी सब चीजों में तो बेकार हो क्योंकि तुम्हारे पास कोई भी अदर स्किल जो है वो बिल्कुल नहीं है। तुम एक एस्केप आर्टिस्ट हो जिसके द्वारा साथ देकर हम लोग इस जगह से एस्केप कर सकते हैं। अपने हाथ को दिखाते हुए कहता है उस तरफ हमें लाइट दिखाई दे रही है, लोग उस तरह से एस्केप कर सकते हैं। तभी दिखाया जाता है उसके पीछे एक मॉन्स्टर आ जाता है, जैसे उसके ऊपर हमला करने वाला होता है। कोई कहता है जल्दी से जल्दी नीचे झुक जाओ और उस मॉन्स्टर के ऊपर बंदूक से हमला होता है। सोल्जर जो होता है वो नीचे की तरफ झुक जाता है तो मॉन्स्टर वहीं पे मारा जाता है, पर उसका जो कॉप्स होता है उसके द्वारा कुछ लिक्विड जो होता है वो सोल्जर जो होता है उसके पैरों के पास आकर गिरता है। वहाँ की जो जमीन होती है वो भी जल जाती है। कैप्टन कहती है ये जो बीटल है इनकी बॉडी के ये जो फ्लूइड है इनसे बचकर ही रहना। वो जो सोल्जर होता है उससे कहती है कि तुम रेक्युलसली कोई भी चीज मत करना, जब तक मैं कोई परमिशन ना दूं तब तक तुम्हें हिलने की भी कोई जरूरत नहीं है। वो कहता है ठीक है मैम। कैप्टन जो होती है एमसी से कहती है कि मुझे लगता है तुम ये जो रिस्क है इनको अवॉइड करने में काफी ज्यादा ही उस्ताद हो। एक बार हम लोग ये जो जगह है इस जगह से निकल जाए तो उसके बाद जितनी भी चीजें तुम्हारे साथ हुई है और जो चीजें हो रही हैं इन सब को तुम अच्छे से मुझे एक्सप्लेन करोगे। इस बात को सुनकर एमसी अपने मन में कहता है ये मेरी जो सीक्रेट है उसको जानती है, फिर भी ये मुझे कुछ नहीं बोल रही है, डायरेक्टली रूप से इन लोगों को बता रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा इसकी प्लानिंग क्या है। तभी बहुत सारे मॉन्स्टर्स जो होते हैं उनकी जो आवाज होती है वो आने लगती है। वो लोग चिल्लाकर कहते हैं ये कौन सी साउंड है, लगता है मॉन्स्टर आ रहे हैं, सब लोग सावधान हो जाओ। जितने भी होल होते हैं उनके अंदर से मॉन्स्टर जो होते हैं वो निकल आते हैं और उन सबको चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिसको देखकर कहते हैं कि यहाँ पे तो बहुत सारे बग मॉन्स्टर हैं, लगता है इन लोगों ने हम लोगों को चारों तरफ से घेर लिया है, लोग काफी ज्यादा मुसीबत में पड़ने वाले हैं। वो बग मॉन्स्टर होते हैं उनकी तरफ हमला करने के लिए बढ़ते हैं। दिखाते हैं वो सोल्जर और कैप्टन जो होती है उनको गोलियों से शूट कर रहे होते हैं। बग मॉन्स्टर को मारते हुए वो लोग एक केव होता है उसकी तरफ बढ़ते हैं।
ताकि वो लोग बग मॉन्स्टर है उनसे बच सके। एमसी जो होता है वो रुक जाता है। कैप्टन कहती है कि रुक के गए, जल्दी से जल्दी भागते रहो, हम लोग को इस जगह से निकलना है। एमसी देखता है और कहता है कि ये जो मॉन्स्टर है, लगता है जी ये लोग रुक चुके हैं। तभी वो लोग लाइट जलाकर देखते हैं तो वो लोग एक बहुत बड़ी केव जो होती है उस जगह पे पहुंच गए होते हैं। सामने की तरफ देखते हैं तो एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर जो होता है उस जगह पे आ गया होता है। एमसी कहता है, देखो ये क्लास का है और ये सारी मिस्ट जो है इनको अब्सॉर्ब कर रहा है। अपने मुंह को खोलता है और एनर्जी को गैदर करता है, जिसको देखकर एमसी कहता है कि ये सारी मिस्ट हैं, इनको इकट्ठा करके ये इनको एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। इलाका कहता है कि जितने भी लोग हो सब लोग ध्यान दो, ये कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। तभी जो कैप्टन होती है वो एक काफी बड़ा हमला जो होता है वो मॉन्स्टर की तरफ शूट कर देती है। जो मॉन्स्टर होता है वो भी कैप्टन की तरफ एनर्जी बीम जो है उसको शूट कर देता है। दोनों का हमला जो होता है एक दूसरे को क्रॉस करता है। कैप्टन जो होती है उसका जो हमला होता है वो जाके मॉन्स्टर जो होता है उसकी आंखों पे लगता है। मॉन्स्टर का हमला जो होता है वो कैप्टन जो होती है उसको लगने ही वाला होता है। एमसी कहता है कि जल्दी से जल्दी पीछे हट जाओ। वो कैप्टन के सामने आ जाता है और अपने एक हाथ को म्यूटेट करके वो जो हमला होता है उसको ब्लॉक कर देता है। इस चीज को देखने के बाद कैप्टन कहती है कि यर्न हाउ, ये क्या चीज है। एमसी कहता है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। जब हम लोग एक बार इस जगह से निकल जाएंगे तो इस चीज के बारे में मैं तुमको सब चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा। दिखाया जाता है वो मॉन्स्टर जो होता है काफी ज्यादा ही गुस्से में एमसी जो होता है उसको घूर रहा होता है। एमसी जो होता है अपना दूसरा हाथ होता है उसको भी म्यूटेट कर लेता है। क्यूटन मन में सोचती है कि मेरा जो अटैक था वो ये मॉन्स्टर जो है इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं कर पाया। क्या यूना जो है इसके पास कोई प्लान है? सी कहता है चलो शुरू करते हैं। बड़े ऊपर कूदता है और अपने जो पंजा होते हैं उसके साथ वो जो मॉन्स्टर होता है उसके ऊपर हमला करने के लिए बढ़ता है। एम कहता है कि ये जो मॉन्स्टर है ये डोमिनेटर क्लास का है। बताया जाता है मॉन्स्टर जो होते हैं उनकी भी रैंक होती है। सबसे पहले स्कॉट क्लास, उसके बाद हर्ड क्लास, फिर डोमिनेटर क्लास, फिर कोलोसस क्लास, आखिरी में कैटास्ट्रॉफी क्लास। एमसी जो होता है वो जो मॉन्स्टर होता है उसके ऊपर 2-3 हमले करके पीछे की तरफ आकर लैंड करता है। एमसी कहता है अगर ये जो मॉन्स्टर है इसकी एनर्जी जो है उसको मैं अब्सॉर्ब कर लेता हूं तो मुझे भी नहीं पता मैं कितना ज्यादा ताकतवर जो है वो हो जाऊंगा। एमसी जो होता है खुद को संभालता है और पूरी तरीके से खड़ा हो जाता है। एमसी कहता है कि इसकी जो बॉडी है वो कुछ ज्यादा ही टफ है। अगर कोई नॉर्मल बीस्ट होता तो इस हमले के कारण उसकी जो बॉडी है उसके टुकड़े हो गए होते। उस मॉन्स्टर को देखकर कहता है इसकी बॉडी जो है वो काफी ज्यादा ही बड़ी है। जिस तरीके से एक बहुत हैवी साइज का वॉर व्हीकल होता है उसी तरीके से एमसी कहता है मुझे लगता है तुमने अपने ही बहुत सारे मॉन्स्टर हैं उनको मार कर खाया है तभी तुम इतना ज्यादा ताकतवर हो। तभी मॉन्स्टर जो होता है एमसी के ऊपर हमला करता है। एमसी डॉज कर लेता है। एमसी दूर जाकर खड़ा होता है और कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही स्लो हो। एमसी जो होता है अपने मन में कहता है कि मुझे लगता है ये जो मॉन्स्टर है इसने अपनी सारी एनहांसमेंट पावर जो है वो डिफेंस में ही लगा दी है। एमसी फिर से अपने हाथ में एनर्जी को रिलीज करता है, कहता है चलो तुम्हारे ऊपर हमला करते हैं, वैसे भी तुम एक बहुत बड़े मूविंग टारगेट हो। सी जो होता है उस मॉन्स्टर के ऊपर काफी ज्यादा ही हमले कर रहा होता है। जो सोल्जर होते हैं वो भी बंदूक के साथ वो जो मॉन्स्टर होता है उसके ऊपर हमले कर रहे होते हैं। एक कहता है क्या मैं कोई सपना देख रहा हूं? एमसी को देखकर कहता है ये जो लड़का है ये बाकी लोगों से कुछ ज्यादा ही तेज मूव कर रहा है। वही लड़का है ना जो मौत से कुछ ज्यादा ही घबराता था। देखो
कैसे मॉन्स्टर पे इतना तेजी के साथ हमला करने जा रहा है। सोल्जर जो है चिल्ला कर कहता है, ये कौन है, हम लोग को नहीं पता। तभी वो जो कैप्टन होती है वो कहती है कि ये एक एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट है जिसको सीक्रेटली रूप से डेवलप किया गया था हमारे यूनाइटेड गवर्नमेंट है उसके द्वारा, ताकि ये जो एलियन मॉन्स्टर हैं इनके द्वारा हम लोग फाइट कर सके। जिसे सुनते हुए वो स्काउट का आदमी बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुका था और वो कहता है, बट इसने तो अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग कंप्लीट करा था, वो भी 3 महीना लेकर, और ये बिल्कुल एक भगोड़ा है। क्या आपको सच में लगता है ये असल में वही एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट है? कैप्टन अपने फायर को कंटिन्यू करते हुए कहता है, बिल्कुल, मैं उसी टाइम ये समझ गया था जब उसने इस बीस्ट के हमले को अपने हाथों से संभाल लिया था। मैं साइड में वो स्पेशल सोल्जर मोनीमल सोच रहा था कि ये लड़का सच में वही एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट है या फिर कैप्टन सॉन्ग हम सभी से कुछ छुपा रहे हैं। फेंका वही कॉमरेड, और कैप्टन अपनी बातों को कंटिन्यू करता है। फेंका कॉमरेड कहता है, तो फिर क्या इसी के कारण से ये पूरा रेड फॉग का इंसिडेंट यहां पर हुआ है? कैप्टन कहता है, मैं इसे पूरी तरीके से डिनाय तो नहीं कर सकता, बट मैंने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था कि वो लैबोरेटरी से भागकर बॉर्डर पेट्रोलिंग फोर्स को इस तरीके से अपनी आइडेंटिटी को छुपाते हुए ज्वाइन कर लेगा। फिर वो एक लुक देते हुए कहता है, देखो, तुम इन सारी इंफॉर्मेशन को बाहर लीक नहीं कर सकते, ये बहुत ही ज्यादा टॉप सीक्रेट है। वह दूसरी तरफ वो टाइटल मॉन्स्टर दोबारा से अपने बीम को चार्ज करने लगता है और फिर तेजी से सामने की तरफ फेंकता है। फ्रैंक एक जंप करते हुए उसे डॉज करता है, फिर परेशान होते हुए चीखते हुए कहता है, सारे लोग वहां से हट जाओ। दिखाई देता है वो विशाल सा रेड बॉल सीधा सीधा उन तीनों के सामने ही आगे बढ़ रहा था और फिर वो उस जगह पर क्लैश करता है और एक बहुत ही जोरदार धमाका होता है। बट कैप्टन किसी तरीके से वहां से भाग गया था और वो काफी ज्यादा सदमे में था। जबकि दूसरी साइड पर फेंका वो कॉमरेड हैरान होते हुए कहता है कि मैं सच में अभी भी जिंदा हूं, मैं भी उड़ते हुए देखता है। असल में वो दूसरा स्पेशल मिलिट्री फोर्स का बंदा उसको पकड़कर बचा लिया था। वो ऑफिसर उड़ता है, दिखाई देता है उस आदमी का पैर बहुत ही बुरी तरीके से फ्रैक्चर हो गया था। भाई फैंग का कॉमरेड परेशान होते हुए कहता है, आपको मेरे को बचने का क्या जरूरत था, मैं तो बस एक नसी हूं और आप तो एक स्पेशल फोर्स के बंदे हैं, आपने अपना क्या हालत बना लिया। भाई वो आदमी हंसते हुए कहता है, इससे क्या ही फर्क पड़ता है, तुम क्या ही देख रहे हो, मैंने अपने पैर के बदले में किसी का जिंदगी बचाया है, तुम्हें क्या लगता है कौन सा ज्यादा कीमती है? फिर वो स्पेशल सोल्जर धीरे से अपने पैर को देखते हुए कहता है, मैं बस सोल्जर इसलिए नहीं बना कि मेरे को एक मॉन्स्टर का शिकार करना है, मैं इसलिए बना हूं कि मैं दूसरे लोगों की जिंदगी को भी बचा सकूं। फैंग का कॉमरेड कुछ भी बोल नहीं पाता और उसका मुंह बस खुला का खुला रह जाता है। वह दूसरी तरफ फैंग टफली खाते हुए बहुत ही दूर जाकर गिरता है, उसका हाथ अब दोबारा से नॉर्मल होने लगा था। फैंग पोषण होते हुए कहता है, यहां पर उतना ज्यादा डेड फॉग नहीं है और मैं अब तो मेरे एक हाथ को भी ट्रांसफॉर्म कर नहीं रख पा रहा, अब मैं क्या ही कर पाऊंगा। वो मॉन्स्टर अपने नुकीले हाथों के साथ बिल्कुल उसके सामने आ चुका था। चैप्टर की शुरुआत उसी पैनल से होती है जहां मॉन्स्टर एमसी पर अटैक कर रहा था और मॉन्स्टर इतना पावरफुल था और वो गरज रहा था और उसने एमसी पर अपने टेंटैकल से अटैक किया और हम देखते हैं कि टेंटैकल इतना बड़ा और इतना पावरफुल था। अटैक एमसी तक पहुंचने से पहले हम देखते हैं कि मॉन्स्टर के सर पर बिजली गिर रही है और मॉन्स्टर को इससे दर्द होता है। एमसी जो जमीन पर पड़ा था वो भी बिजली गिरने से हैरान हो जाता है और वो पीछे देखता है और कहता है कि सॉन्ग रुई जो कैप्टन का नाम था, और उसके बाद सॉन्ग रुई हमारे एमसी को जवाब देती है, तुम यहां नहीं मर सकते, अभी भी बहुत कुछ है जो तुम्हें साफ साफ समझाना है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो स्ट्राइक गहरा था और मॉन्स्टर के सर पर बहुत ज्यादा बिजली पैदा कर रहा था और मॉन्स्टर को दर्द नहीं हो रहा था और मॉन्स्टर के साथ में एक और मॉन्स्टर हंस रहा था। उसके बाद कैप्टन वो देखती है और कहती है कि वो हंस रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं।
उसके बाद कैप्टन कहती है कि जैसा कि सोचा था, केव से रेड मिस्ट बाहर निकल रही है। ये जुड़े हुए टनल्स इसे दूसरी जगहों से रेड मिस्ट को यहां ट्रांसफर करना आसान बनाते हैं। यहां हम देख सकते हैं कि मॉन्स्टर के पीछे जितने भी टनल्स थे, वहां से रेड मिस्ट मॉन्स्टर की तरफ आ रही थी और इसी वजह से वो जख्म जो कैप्टन ने दिया था वो ठीक हो गया। और कैप्टन कहती है कि और फिर ये इस रेड मिस्ट का इस्तेमाल अपनी ताकत को बदलने के लिए कर रहा है। उसके बाद वो कहता है कि इसके जख्म पहले ही ठीक होना शुरू हो गए हैं। उसके बाद कैप्टन शॉक में चली जाती है और वो कहती है कि इस रेट से ये फिर से अपनी पीक स्टेट पर वापस आ जाएगा। उसके बाद वो कहती है कि तो आउटपुट्स पर अचानक से जो रेड मिस्ट आई थी वो भी इसी ने किया था। उसके बाद कैप्टन हमारे एमसी के पास आती है और वो कहती है कि हम इसे मार नहीं सकते, चलो जब तक हम कर सकते हैं तब तक पीछे हट जाते हैं। और हमारा एमसी बहुत निराश था और वो कहता है नहीं, इसे यहां आज मरना होगा। और वो मॉन्स्टर को मारने के लिए अपने हाथ में रेड मिस्ट इकट्ठा कर रहा था और उसके बाद वो गुस्से में आ जाता है और कहता है कि रेड मिस्ट को बुलाना मेरे लिए भी ताकत देता है। अब जब ये आगे पीछे नहीं हो सकता, ये हमारे लिए अटैक करने का सबसे अच्छा मौका है। उसके बाद ये सुनकर कैप्टन कहती है कि अगर हम फेल हो गए तो तुम यहां मर जाओगे। उसके बाद मॉन्स्टर से घिरी हुई रेड मिस्ट और ज्यादा लेती है और कैप्टन कहती है कि मैं इस नरक के दरवाजों पर कितनी बार भटक चुकी हूं। और एमसी कहता है कि एक बार और कोई फर्क नहीं पड़ता। और हमारी कैप्टन मान जाती है और कहती है कि ठीक है, हमारे पास सिर्फ एक मौका है। और हम देखते हैं कि ये कहने के बाद उसने ताकत पैदा की और उसे अपने हथियार में डालकर उसे कसकर पकड़ लिया। और उसके बाद कैप्टन ने हथियार मॉन्स्टर की तरफ किया और कहती है कि मैं इसका हार्ड हेड आर्मर खोलने के लिए सारी ताकत लगा दूंगी। और वो प्लान बनाती है और उसके बाद कैप्टन कहती है कि तुम मौके का फायदा उठाकर सीधे इसके दिमाग को खत्म कर देना। और हमारी कैप्टन ने मॉन्स्टर को टारगेट किया और कहती है कि यही एक तरीका है जिससे हम इसे हरा सकते हैं। और हम देख सकते हैं कि उसने मॉन्स्टर को स्कोप किया था। उसके बाद हमारी कैप्टन अटैक लॉन्च करती है जो मॉन्स्टर के हेड आर्मर को तोड़ने के लिए बहुत पावरफुल था। और लॉन्च होने के बाद एमसी अपनी पूरी ताकत पकड़ता है और मॉन्स्टर की तरफ दौड़ता है। और हम देख सकते हैं कि स्ट्राइक इतना पावरफुल था कि मॉन्स्टर का हेड आर्मर टूट गया। और उसके बाद एमसी कहता है कि अच्छा हुआ, इसका हेड आर्मर टूट गया है। और एमसी इसके सर को नष्ट करने के लिए मॉन्स्टर के सर की तरफ कूदता है। और उसके बाद एमसी अपना हाथ पकड़ता है और मॉन्स्टर के सर में डाल देता है और इस वजह से मॉन्स्टर के सर से खून निकलता है। और एमसी कहता है कि मर जा। और उसके बाद हम देखते हैं कि एमसी तेजी से अटैक करता है, इस वजह से मॉन्स्टर को दर्द होता है। और हम देखते हैं कि एमसी के अटैक की वजह से मॉन्स्टर के सर से हरा लिक्विड बाहर आता है। उसके बाद कैप्टन कहती है कि क्या हम कामयाब हुए। और हम मॉन्स्टर से एक पावरफुल ब्लास्ट होते हुए देखते हैं और इस वजह से हमारा एमसी उस ब्लास्ट से पीछे गिर जाता है और हमारा एमसी उस ब्लास्ट की वजह से जमीन पर चला जाता है। और हम साफ साफ देखते हैं कि एमसी के अटैक की वजह से मॉन्स्टर का सर ब्लास्ट हो गया था। उसके बाद हमारी कैप्टन वो हमारे एमसी की तरफ दौड़ती है ये देखने के लिए कि उसको कहीं चोट तो नहीं लगी, उसका नाम बोलते हुए। पहुंचने के बाद कैप्टन कहती है तुम ठीक हो। उसके बाद कैप्टन के आने के बाद मॉन्स्टर के अटैक की वजह से कपड़े फट गए और हम कुछ फोटोज देख सकते हैं जो एमसी की पॉकेट में रखी थी जिसे कैप्टन ने पकड़ लिया। और वो कहती है कि एक फोटो। और उसके बाद हम देखते हैं कि मॉन्स्टर को मारने के बाद एमसी को मॉन्स्टर से कुछ मटेरियल मिलता है। मुझे लगता है कि ये वो ताकत थी जिसका इस्तेमाल मॉन्स्टर ने किया था और उस ताकत का इस्तेमाल करने के बाद वो मटेरियल एमसी के हाथ से एब्जॉर्ब हो गया। और उसके बाद हम देखते हैं कि एमसी अपने दिमाग में चला गया और एमसी कहता है मैं कहाँ हूँ, ये कौन है। सिचुएशन को समझने के बाद एमसी कहता है ये मैं लगता हूँ। और उसके बाद वो कहता है अजीब है, मैं अपने बॉडी को कंट्रोल क्यों नहीं कर सकता।
और हम देखते हैं कि हमारा एमसी का बॉडी उसके दिमाग में फ्लोट कर रहा था और वो सिचुएशन को समझ रहा था। और वो कहता है तो इसने मुझे पूरी तरह से बीस्टिफाई कर दिया है। उसके बाद हमारा एमसी कहता है तो फिर क्या ये मेरी लाइफ मेरी आंखों के सामने फ्लैश कर रही है। उसके बाद हम एमसी के डीएनए से एक बिजली निकलते हुए देखते हैं और हमारा एमसी कहता है कि वो चीज डीएनए को पसंद करती है, ये क्यों ग्लो कर रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो मटेरियल जो मॉन्स्टर ने छोड़ा था वो एमसी के दिल पर था और एमसी ने अपनी छाती पकड़ी और कहता है कि मैं हिल सकता हूं। उसके बाद एमसी को कुछ महसूस होता है और वो कहता है कि ऐसा लगता है कि मेरी छाती में कुछ है। समझने के बाद वो कहता है कि क्या ये वो नहीं है जो अभी अभी उस बड़े बीस्ट के अंदर था। और उसके बाद वो कहता है कि ये किसी तरह का एनर्जी बॉडी लगता है, अभी तो ये मेरे हाथ में था, ये मेरी छाती में कैसे ट्रांसफर हो गया। उसके बाद वो ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा ग्लो कर रहा था। समझने के बाद वो मटेरियल उसके पास की सारी रेड माना को अपनी तरफ खींचता है और एमसी कहता है कि ये क्या है, ये तो रेड मिस्ट को एब्जॉर्ब कर रहा है। समझने के बाद एमसी मुस्कुराता है और कहता है कि ये सिर्फ रेड मिस्ट को एब्जॉर्ब ही नहीं कर सकता बल्कि इसे स्टोर भी कर सकता है। उसके बाद एमसी कहता है कि अब अगर मैं पहले से ज्यादा रेड मिस्ट एब्जॉर्ब करूं और ज्यादा बीस्टिफाई हो जाऊं तो मुझे अब कंट्रोल खोने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये एक इंश्योरेंस की तरह है, जब मैं कंट्रोल खो दूंगा तो ये मेरे बॉडी में रेड मिस्ट को वापस ले लेगा और मेरी सैनिटी को रिस्टोर कर देगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो ऑब्जेक्ट उसके दिल में रेड मिस्ट को स्टोर कर रहा था और हमारा एमसी कहता है कि इस तरह मैं बिना किसी हिचकिचाहट के एलियन बीस्ट को एब्जॉर्ब कर सकता हूं और ज्यादा स्ट्रॉन्ग इवॉल्व हो सकता हूं। बहुत ज्यादा रेड मिस्ट लेने के बाद हमारा एमसी कहता है कि अब हर किल को काउंट करने की चिंता नहीं। और फिर एमसी कहता है क्रैप, इस नए बने हुए क्रिस्टल की स्टोरेज कैपेसिटी लिमिटेड है। और उसे कुछ एहसास होता है और वो कहता है कि इस रेट से ये फट जाएगा, सही है ना। और हम देखते हैं कि वो ऑब्जेक्ट इतने ज्यादा रेड मिस्ट जमा होने की वजह से ओवरलोड हो गया था। और एमसी कहता है कि वो बड़ा बैटल मूव वो बहुत ज्यादा मात्रा में रेड मिस्ट कंज्यूम करता है। और हम देखते हैं कि एमसी ब्लास्ट से बचने के लिए अपना हाथ पकड़ता है, लेकिन वो कहता है कि चूंकि ये रेड मिस्ट एब्जॉर्ब कर सकता है तो चलो उन्हें साथ में मिला लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि एमसी हॉस्पिटल में था और उसके बॉडी से रेड मिस्ट निकल रही थी। उसके बाद एमसी ने अपनी आंखें खोली और अपना हाथ पकड़ा और कहीं अटैक किया ताकि वो ओवरफ्लो हो रही रेड मिस्ट को रिलीज कर सके। और एमसी ने दरवाजे को टारगेट किया, लेकिन उसे नहीं पता था कि कैप्टन वहां थी। एमसी रेड मिस्ट से ओवरफ्लो हो रहा था। वो ओवरलोड से बचने के लिए रेड मिस्ट लॉन्च कर रहा था, लेकिन कैप्टन उसके सामने थी और वो ओवरफ्लो हो रही पावर को कंट्रोल कर रही थी। और उसके बाद उस सीन के बाद कैप्टन कहती है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। और हमारा एमसी जोर से कहता है कि रास्ते से हट जाओ। और हम एक पावरफुल ब्लास्ट देख सकते हैं जो हमारे एमसी ने ओवरफ्लो हो रही रेड मिस्ट को रिलीज करने के लिए किया था। सीन 5 मिनट पहले हॉस्पिटल में फ्लैशबैक होता है, जहां टीम पिछली लड़ाई से रिकवर कर रही थी। एक सोल्जर कैप्टन के पास डेप्यूटी लिन के पैर के बारे में बात करते हुए आता है, लेकिन वो उसको आश्वासन देती है। अपने रूम में डेप्यूटी लिन उससे हमारे प्रोटैगनिस्ट के बारे में सच्चाई पूछता है। ऑफिसर जवाब देती है कि हमारे लड़के का केस टॉप सीक्रेट है और उसको अपनी रिकवरी पर फोकस करने के लिए कहती है। वो कहती है कि उसने पहले ही उसके लिए लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट में ट्रांसफर रिक्वेस्ट कर दी है ताकि वो थोड़ा आराम कर सके। वो उसको बताती है कि वो इस मामले को अपने फादर चीफ सॉन्ग लियोन को ऑनेस्टली रिपोर्ट करेगी। डेप्यूटी लिन उससे सवाल करता है, लेकिन वो उसके कम्युनिकेशंस को फ्रीज कर देती है और उसको कहीं न जाने का ऑर्डर देती है। थोड़ी देर बाद हॉल में चलते हुए वो एक गार्ड से पूछती है कि हमारा यंग मैन कहाँ है। सोल्जर उसको बताता है कि प्रोटैगनिस्ट रूम 314 में है और उसको वहां ले जाता है। दरवाजे पर पहुंचकर वो गार्ड को चौकी पर खड़े होने और किसी को अंदर न आने देने का ऑर्डर देती है। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है, वो प्रोटैगनिस्ट को रेड एनर्जी का एक गोला पकड़े हुए पाती है। वो कंट्रोल खो रहा है और ऑफिसर चिंता में उसका नाम चिल्लाती है।
हमारा हीरो उस पर चिल्लाता है कि वो रास्ते से हट जाए और उस गोले को विंडो की तरफ फेंक देता है। वो तेजी से अटैक से बचने के लिए झुक जाती है, जो उसके पास से तेजी से गुजर जाता है। फिर वो एनर्जी गोला रूम के बाहर एक्सप्लोड हो जाता है। गार्ड को लगते लगते बचता है। धमाका हवा में ऊपर उठता है और पास में 3 सुनी हुई बिल्डिंग्स को हिट करता है। अपने रास्ते में सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देता है। अपने रूम से डेप्यूटी लिन तबाही को देखता है और सोचता है कि कैप्टन इसको कैसे छुपाएगी। इस बीच बेचारा गार्ड, जिसको शायद नए कपड़ों की जरूरत है, एक्सप्लोजन से डरकर जमीन पर गिर जाता है। ऑफिसर बीटर्स अटैक को पहचानती है और पूछती है कि हमारा हीरो क्रीचर की एबिलिटी का यूज कैसे कर रहा है। एक सीरियस नजर से वो उसको घूरती है और कहती है कि वो उसको कुछ अच्छी एक्सप्लेनेशंस देने वाला है। फिर सीन हॉस्पिटल की छत पर कट होता है, जहां वो दोनों एक सीरियस बात कर रहे हैं। वो अपने हाथों को क्रॉस करती है और पूछती है कि क्या वो बीस्ट के कोर्स को एब्जॉर्ब कर सकता है और उनकी टेक्निक सीख सकता है। वो एक्सप्लेन करता है कि वो रेड मिस्ट को एब्जॉर्ब और स्टोर कर सकता है और उसके चेस्ट में जो क्रिस्टल है वो अपने आप रिपेयर हो जाता है। एक स्मोक के साथ कैप्टन कहती है कि उसके पास जरूर बहुत सारे स्पेशल ट्रिक्स हैं। हमारा हीरो कंफर्म करता है कि उसने उनकी स्ट्रेंथ गेन कर ली है, लेकिन उसको डर है कि वो भी एक मॉन्स्टर बन सकता है। इस पर वो उसकी आंखों में देखता है और पूछता है कि क्या उस जैसा इंसान अब भी ह्यूमन माना जा सकता है। वो जवाब देती है कि वो वन ऑफ अ काइंड है और सब कुछ इस पर डिपेंड करता है कि वो उस पावर का यूज कैसे करता है। कैप्टन आगे कहती है कि उसकी पावर दोनों एक डिजास्टर और एक पावरफुल वेपन है। फिर वो उसको 2 रास्ते दिखाती है। पहला उसकी स्क्वाड में रिक्रूट के रूप में शामिल होना और दूसरा रास्ता एक थ्रेट के रूप में क्लासिफाई होना और एलिमिनेट हो जाना, ठीक दूसरे क्रीचर्स की तरह। प्रोटैगनिस्ट एलिमिनेटेड शब्द को एक बहुत सीरियस लुक के साथ रिपीट करता है। कैप्टन फिर डिस्ट्रॉय हुई बिल्डिंग की तरफ इशारा करती है और पूछती है कि क्या उसको सच में लगता है कि सिटी के ट्रूप्स उसको हैंडल कर सकते हैं। वो उसको एरोगेंट कहती है और उसको कई पर्क्स ऑफर करती है अगर वो उसकी स्क्वाड ज्वाइन करता है, लेकिन वो सस्पिशियस है और पूछता है कि वो उस जैसा वाइल्ड कार्ड को रिक्रूट करने का रिस्क क्यों लेगी। ऑफिसर मानती है कि उसको एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए उसकी जरूरत है, लेकिन इंसिस्ट करती है कि वो दुश्मन नहीं है। एक मिस्टीरियस लुक के साथ वो महिला सिचुएशन पर गौर करती हुई लगती है, शायद उससे कुछ छुपा रही है। फिर वो उसको एक ऑब्जेक्ट देती है, कहते हुए कि वो इस प्रपोजल को एक ट्रांजैक्शन के रूप में देख सकता है। वो ऑब्जेक्ट दरअसल उसकी और उसकी बहन की एक फोटो है और हमारा हीरो शॉक्ड है, पूछता है कि उसको ये कहां से मिली। वो महिला उसको कम आंकने के लिए नहीं कहती और अपने इंटेलिजेंस नेटवर्क का यूज करके उसकी बहन को ढूंढने में हेल्प ऑफर करती है। हमारा हीरो सोचता है कि अकेले उसकी हद है और एक हायर रैंक के साथ इन्वेस्टिगेट करना आसान होगा, इसलिए वो डील एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन कहता है क्योंकि उसको उसकी इतनी जरूरत है, उसकी एक छोटी सी कंडीशन है। एक ग्रिन के साथ वो अपने सर पर हाथ रखता है और रेज मांगता है, क्योंकि उसने अपनी बहन को ढूंढने में सब कुछ खर्च कर दिया है। कैप्टन उसको हाईएस्ट सैलरी के साथ एक रिजर्व सोल्जर के रूप में अप्रूव करती है और उसको पेपर वर्क सॉर्ट करने के लिए कहती है। हमारा यंग मैन सैल्यूट करता है और कहता है कि वो अपना ट्रांसफर हैंडल करने के लिए पेट्रोल टीम की तरफ जा रहा है। जब वो जा रहा होता है, उसको कुछ इंपॉर्टेंट याद आता है और वो कुछ देर के लिए रुक जाता है, गहरे विचार में। कैप्टन उसको बताती है कि उसने हॉस्पिटल के डैमेजेस का भुगतान कर दिया है, लेकिन वो उसकी सैलरी से काट लेगी। ऑफिसर के दिमाग में एक तेजी से एक विचार फ्लैश होता है, एक इंजर्ड आदमी की याद जिसको उसने बचाने की कसम खाई थी। उसे जाते हुए देखते हुए उसको एक गट फीलिंग होती है कि वो यंग मैन उसकी खोज की है। वो मानती है कि हमारा हीरो एक क्रीचर को वापस ह्यूमन में बदलने का सीक्रेट जानता है। तो हमारा यंग लड़का अपने ट्रांसफर के लिए चीशी सिटी पेट्रोल बिल्डिंग पहुंचा। तभी हमारा हीरो मिलिट्री ट्रक से उतरे एक आदमी से पूछता है कि क्या वो भी स्पेशल रिस्पॉन्स यूनिट जा रहा है। वो आदमी अपना नाम यानहाओ बताता है और कहता है कि उन्हें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, क्योंकि उनके कैप्टन्स ने उन दोनों की बहुत तारीफ की है। इस पर हमारा हीरो उस लड़के का नाम याद करने की कोशिश करता है, पर उसे समझ आता है कि उसने उस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया था। अचानक यानहाओ खुशी से किसी को हाथ हिलाता है और कहता है कि कैप्टन जिया ठीक है और ठीक हो गया है। हमारा हीरो उस दिशा में देखता है जहां वो इशारा कर रहा था और देखता है कि कैप्टन और कुछ दूसरे सोल्जर्स इकट्ठा हुए हैं।
एक बड़ा पहलवान कैप्टन जिया को टॉन्ट करना शुरू कर देता है। उसे याद दिलाता है कि उसने किसी औरत के लिए उस पर हमला किया था। ये जांगशी है जो जिया को किक मारता है और उसे सरकारी मदद मांगने वाला कुत्ता कहता है। ये कायराना हरकत देखकर यानहाओ खुद को रोक नहीं पाता और गुस्से से उन हमला करने वालों की तरफ लपकता है, लेकिन उस लड़के को आसानी से काबू कर लिया जाता है और जमीन पर फेंक दिया जाता है। वो पहलवान जिया की थोड़ी पकड़ता है और उसे धमकाता है, कहता है कि वो घुटने टेके और उसके जूते चाटे। वो अपनी धमकी जारी रखता है, कहता है कि अगर जिया उसकी बात नहीं मानता तो वो यानहाओ का हाथ तोड़ देगा ताकि उसे भी क्रच की जरूरत पड़े। जख्मी कैप्टन फिर अपने दांत पीसने लगता है, अपनी बेइज्जती का पूरा बोझ महसूस करते हुए। कोई और रास्ता न होने और अपने साथी को बचाने की चाहत में कैप्टन जिया घुटने टेकना शुरू कर देता है, लेकिन हमारा हीरो उसे रोक देता है, कहता है कि घुटने टेकने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा हीरो मुस्कुराता है और कहता है कि जिया ने पहले उसकी मदद की थी और अब उसकी बारी है कि वो उसका एहसान चुकाए। इसके साथ ही वो हमला करने वालों को धमकाता है, कहता है कि जो भी कैप्टन जिया को छुएगा वो उसकी हड्डियां तोड़ देगा। उसके हेंचमैन हमारे यंग लड़के की इस हिम्मत से हैरान हो जाते हैं और विश्वास नहीं कर पाते कि वो क्या सुन रहे हैं। गुस्से में वो बुलीज बैटान्स के साथ उस पर चार्ज करते हैं, चिल्लाते हुए कि उसे मरने की जल्दी है। लेकिन हमारा हीरो आंख भी नहीं झपकाता, एक ठंडे पक्के इरादे के साथ लड़ने की तैयारी करता है। एक झटके से किक मारते हुए वो पहले को मारता है और अपनी गिनती शुरू करता है। वो दूसरे गुंडे पर एल्बो मारता है, हारे हुए लोगों को गिनते हुए। फिर हमारा हीरो तीसरे को लेग स्वीप करता है, उसे जमीन पर गिरा देता है बिना कोई मौका दिए और एक पावरफुल पंच से वो चौथे हमला करने वाले को पूरी ताकत से खत्म कर देता है। पंच का असर इतना तेज था कि वो आदमी उड़कर दीवार में एक छोटा सा क्रेटर बना देता है। कुछ ही सेकंड्स में सारे हमला करने वाले जमीन पर थे, पूरी तरह से हार चुके थे। एक गुंडा हैरान है और चिल्लाता है कि उसका कैप्टन एक ली रैंक वॉरियर है, सोचता है कि हमारा यंग लड़का इतना तेज कैसे था। फिर वो अपना पिस्टल निकालता है और उसे धमकाता है, उसे पेट्रोल टीम का कचरा कहता है। हमारा हीरो स्मर्क करता है और कहता है कि वो धमकी पर विश्वास करता है, बिना किसी डर के, जैसे ही वो गोली डॉज करता है। हमारा हीरो लाइटनिंग की रफ्तार से उसे निशस्त्रा कर देता है और कहता है कि प्रॉब्लम यह है कि वो बहुत धीमा है। वो अपना सेंटेंस पूरा करता है कहते हुए कि शॉट बहुत धीमा है और उस हथियार को अपने नंगे हाथों से कुचल देता है। इसके साथ ही वो कहता है कि उस लड़के की स्पीड सॉन्ग रुई की स्पीड का 1% भी नहीं है जब गन के टूटे हुए टुकड़े जमीन पर गिरते हैं। इस पर वो पहलवान एक चाकू निकालता है और गुस्से से हमारे यंग लड़के पर हमला करता है, लेकिन हमारा हीरो आसानी से उस ब्लो को रोक देता है। बिना किसी कोशिश के उस बुली का हाथ पकड़ लेता है। फिर वो उसकी गर्दन पकड़ता है और पूछता है कि क्या वो ही था जो कैप्टन जियांग को घुटने टेकने वाला था। हमला करने वाला डर जाता है और उसे कुछ न करने की वार्निंग देने की कोशिश करता है, लेकिन पहले से ही बहुत देर हो चुकी थी। एक ठंडी निगाह के साथ हमारा हीरो कहता है कि अब उसकी बारी है घुटने टेकने की और अपनी पूरी ताकत से वो उस पहलवान को जमीन पर पटक देता है। असर से एक क्रेटर बन जाता है। वो बुली उस बने हुए क्रेटर के बीच में बेहोश पड़ा रहता है। दूसरे सोल्जर्स हैरान हैं। उसने गोलियां डॉज की और यहां तक कि एक फायर आर्म को अपने हाथों से कुचल दिया। हमारा हीरो फिर समझता है कि बीस्ट कोर से मिली शक्ति उसकी उम्मीदों से ज्यादा थी। डरे हुए दूसरे हमला करने वाले भाग जाते हैं, चिल्लाते हुए कि वो एक मॉन्स्टर है। यनहाओ उसके पास आता है और कहता है कि वो एक युद्ध के देवता जैसा दिख रहा था और हमारा हीरो पूछता है कि वो ठीक है या नहीं। कैप्टन जिया उसका शुक्रिया करता है, लेकिन हमारा हीरो कहता है कि जिया ने हमेशा उसका ख्याल रखा और ये वो कम से कम कर सकता था। जिया फिर चिंता करता है और पूछता है कि अगर सिटी डिफेंस टीम उसके पीछे आई तो क्या होगा। हमारा हीरो फिर जिया को यकीन दिलाता है, कहता है कि अब वो स्पेशल यूनिट का हिस्सा है और डिफेंस टीम कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेगी। चिशी सिटी स्पेशल रिस्पांस यूनिट के टेम्पररी बेस पर कोई पूछता है कि क्या ट्रांसफर पेपर वर्क पूरा हो गया है। कैप्टन इस बात की पुष्टि करती है कि सब कुछ ठीक है। कहती है कि उसने हेडक्वार्टर्स टीम में शामिल होने के लिए उसकी एप्लीकेशन पहले ही जमा कर दी है। इसके साथ ही वो एक टैबलेट दिखाती है
जिस पर एप्लीकेशन फॉर्म है जो इवैल्यूएशन के लिए अप्रूव हो चुका है, और हमारा यंग लड़का उसकी एफिशिएंसी की तारीफ करता है। फिर वो पूछता है कि क्या अब वो एक ऑफिशियल मेंबर है, लेकिन वो औरत उसे आगे ना बढ़ने के लिए कहती है क्योंकि असल टेस्ट अभी आना बाकी है। वो बताती है कि हुइंग में हेडक्वार्टर्स के लिए बर्निंग ब्लड कॉम्बैट डिविजन्स इवैल्यूएशन के लिए निकलना होगा। वो कहती है कि उसे विश्वास है कि उसकी ताकत के साथ ये कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और हमारा हीरो कॉन्फिडेंट होकर जवाब देता है कि वो एक नया रिकॉर्ड बना देगा। और इस तरह वो एक मिलिट्री कॉन्वॉय में एक लंबे ब्रिज को पार करते हुए हुइंग सिटी की तरफ निकल पड़ते हैं। यन हाओ ने समझाया कि इंसान सिर्फ बीस्ट कोड से अट्यून करके स्पेशल एबिलिटीज पाते हैं। वो औरत आगे बताती है कि टैलेंट, किस्मत और फिजिकल कंडीशन अफिनिटी को असर करती है, और ये जितनी ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा एबिलिटीज होंगी। वो कहकर खत्म करती है कि एक कोर के साथ अट्यूनिंग करने से आपको ई का मैक्सिमम रैंक मिलता है। अचानक गाड़ियां जोर से ब्रेक्स मारती हैं। एक गार्ड तब कॉन्वॉय को रोकता है और उन्हें वार्निंग देता है कि सड़क बंद है और उन्हें आगे बढ़ने के लिए एक डिटूर लेना होगा। वो सिल्वर हेड औरत इरिटेटेड हो जाती है और पूछती है कि वो स्पेशल रिस्पॉन्स यूनिट को रोकने की हिम्मत कैसे करते हैं। अचानक एक लग्जरी कार जिसके दरवाजे पर एक अजीब सा सिंबल है, सबका ध्यान खींचती है। कैप्टन फिर हैरान होता है कि ग्रीन वाइन ग्रुप का इतना बड़ा आदमी यहाँ क्या कर रहा है, और उसे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। एक घंटे बाद वो आखिरकार बर्निंग ब्लड इवैल्यूएशन साइट पर पहुंचते हैं, जहां पहले से ही कई रिक्रूट्स इकट्ठा है। हेड एग्जामिनर लिन योंगिन अपना परिचय देता है और कहता है कि उनका पास्ट कुछ भी हो, अंदर सबको नियमों का पालन करना होगा। वो अपनी स्पीच जारी रखता है, वार्निंग देते हुए कि वो चीटिंग बर्दाश्त नहीं करेगा और जिसमें वो नहीं है वो यहाँ नहीं टिक पाएगा। इसके साथ ही वो अनाउंस करता है कि पहला इवेंट फिजिकल असेसमेंट होगा और सबको शुरू करने का सिग्नल देता है। हमारा हीरो 50 किलो लेकर 100 मीटर 5.10 सेकंड्स में दौड़ता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डंबेल्स के साथ स्ट्रेंथ कस्ट में एक रिक्रूट मुश्किल से ही वजन उठा पाता है, लेकिन हमारा यंग लड़का सिर्फ एक हाथ से 500 किलो उठा लेता है। दूसरे रिक्रूट को अपनी ताकत से पूरी तरह से हैरान कर देता है। उसके बाद स्ट्राइकिंग पावर टेस्ट में हमारा हीरो मेजरिंग मशीन पर एक पावरफुल पंच मारता है। पंच इतना ताकतवर था कि मशीन टूट जाती है और एक एरर मैसेज दिखाती है, उसके स्कोर को कैलकुलेट करने में असमर्थ। 10 मिनट्स बाद हमारा यंग लड़का एग्जामिनर को बताता है कि सारे इवेंट्स पूरे हो चुके हैं। एग्जामिनर फिर इस बात की पुष्टि करता है और अनाउंस करता है कि हमारे हीरो का फाइनल स्कोर 198 पॉइंट्स था। दूसरे रिक्रूट्स हैरान हैं क्योंकि पिछला रिकॉर्ड सिर्फ 140 था, और वो हैरान होते हैं कि क्या उसने चीट किया है। बैकग्राउंड कैरेक्टर्स में से एक इंस्ट्रक्टर लिन के पास जाता है और उसे याद दिलाता है कि रुकी रिकॉर्ड सिर्फ 140 पॉइंट्स है। तभी यंग जिन, चीशी के कैप्टन का भाई, आता है और कहता है कि वो हमारे हीरो के स्कोर पर विश्वास नहीं करता। इस पर एग्जामिनर एनॉयड हो जाता है और कहता है कि उसने सब कुछ सुपरवाइज किया और सब रिकॉर्ड किया गया था। सवाल करता है कि क्या उस पर किसी चीज का इल्जाम लगाया जा रहा है। जंग जिन फिर पीछे हट जाता है, कहता है कि वो ऐसी हिम्मत नहीं करेगा और बस क्यूरियस था, लेकिन उसकी मुस्कान एक अलग इरादा दिखाती है। फिर वो हमारे हीरो के पास जाता है और पूछता है कि क्या वो चीशी सिटी पेट्रोल टीम से यान हाओ है। लड़का कहता है कि वो बस हाय बोलना चाहता था क्योंकि वो एक ही शहर से हैं। अपने दिमाग में वो उस बेइज्जती को याद करता है जो उसके भाई ने झेला था और कसम खाता है कि वो हमारे हीरो को 10 गुना ज्यादा चुकाएगा। हमारा हीरो उसे जाते हुए देखता है, उनके एक ही शहर से होने की बात के बारे में सोचता है। इंस्ट्रक्टर पूछता है कि क्या हमारा हीरो उसे जानता है और बताता है कि वो जोंग जिन है, जो शीशी डिफेंस टीम के रिच किड्स में से एक है। हमारा यंग लड़का तब सिचुएशन को समझता है और रियलाइज करता है कि पूरी सिटी की डिफेंस टीम पूरी तरह से सड़ी हुई है। इसके साथ ही एग्जामिनर फिजिकल टेस्ट के रिजल्ट्स अनाउंस करना शुरू करता है, कुछ रिक्रूट्स की प्लेसमेंट्स लिस्ट करता है। फिर वो अनाउंस करता है कि फर्स्ट प्लेस यान हाओ को मिली है, उसके इनक्रेडिबल 198 पॉइंट्स के साथ। एक ब्लॉन्ड लड़की को ये सब इंटरेस्टिंग लगता है और कहती है कि वो उस पर नजदीकी से नजर रखेगी जैसे ही नेक्स्ट टेस्ट अनाउंस होता है। डॉर्म रूम के अंदर हम जोंग जिन को अपने आप से सोचते हुए देखते हैं। वो कंप्लेन कर रहा है कि उसे पिछले टेस्ट में फर्स्ट प्लेस मिलनी चाहिए थी। लड़का एनॉयड हो जाता है, कहता है कि 2 फ्रीक्स बस कहीं से भी आ गए। वो बड़बड़ करता है कि दूसरा वाला सिर्फ किसी फेवर की वजह से क्वालिफाई हुआ।
फिर उसे कॉल के दौरान मिली वार्निंग याद आती है। स्क्रीन पर मौजूद इंसान ने उसे बताया था कि वो अपना एक और एकमात्र मौका ना गंवाए। एक डिटर्मिन्ड लुक के साथ वो अपनी मुट्ठी जोर से बंद कर लेता है। यंग लड़का कसम खाता है कि उसके भाई के लिए उसे ब्लेजिंग ब्लड कॉर्प्स में जाना ही होगा। हम बीस्ट को टेस्टिंग स्टेशन देखते हैं। हमारे हीरो समेत कई रिक्रूट्स अपने असेसमेंट का इंतजार कर रहे हैं। तभी इंस्ट्रक्टर समझाता है कि नेक्स्ट टेस्ट कैसे काम करता है। वो रिक्रूट्स को एक स्पेशल रिस्ट गार्ड पहनने के लिए कहता है। रिस्ट गार्ड पहनने के बाद उन्हें कोर्स स्लॉट करना होगा। इसके साथ ही डिवाइस चमकता है और टेस्ट शुरू हो जाता है। आदमी वार्निंग देता है कि 40% से नीचे की एफिनिटी ऑटोमेटिक फेलियर है। फिर वो थोड़ी देर के लिए समझाता है कि बीस्ट कोर क्या है। वो कहता है कि सिर्फ हाई क्लास मॉन्स्ट्रोसिटीज ही एक कोर बना सकते हैं। आइटम की क्वालिटी उस मॉन्स्टर की ताकत के हिसाब से बदलती है जिसने उसे ड्रॉप किया। हर एक में अलग अलग अफिनिटीज होती हैं। अलग अलग एबिलिटीज जैसे एलिमेंटल पावर या सपोर्ट स्किल्स को अवेकन करते हैं। लेकिन ये पर्टिकुलर रिस्ट गार्ड सबसे कमजोर है। इसका मतलब सिर्फ उनकी अफिनिटी टेस्ट करना है बिना कोई एबिलिटीज दिए। एक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ वो सारे कैंडिडेट्स को देखता है। इंस्ट्रक्टर फिर अनाउंस करता है कि अफिनिटी टेस्ट अब शुरू होगा। पहला रिक्रूट प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ता है और टेस्ट देता है। बदकिस्मती से उसका रिजल्ट सिर्फ 39% है। फेल्ड रिक्रूट पूरी तरह से मायूस होकर जमीन पर गिर जाता है। वो चिल्लाता है कि उसे फिजिकल टेस्ट में 5th प्लेस मिली थी और उसे समझ नहीं आता। लेकिन अगले कैंडिडेट को 56% मिलता है। वो जश्न मनाता है, बहुत खुश है कि वो आखिरकार कॉर्प्स में शामिल हो सकता है। इंस्ट्रक्टर फिर अगले कैंडिडेट का नाम बुलाता है जिसका नाम जोंग जिन है। उसकी आंखें लाल चमक रही हैं। वो टेस्टिंग प्लेटफॉर्म की तरफ चलता है। फिर वो बीस्ट कोर पकड़ता है और रिस्ट गार्ड पहनता है। वो असेसमेंट शुरू करने के लिए जेम को डिवाइस में स्लॉट करता है। एक फ्यूरियस लुक के साथ वो कोर को चिल्लाता है कि वो उसकी बात माने। एक लाल ऑरा उसके शरीर से निकलना शुरू हो जाती है जैसे ही वो कॉन्सेंट्रेट करता है। उसका फाइनल रिजल्ट 60% अफिनिटी है कोर के साथ। ये उसे टेस्ट में एक डी रैंक वॉरियर के रूप में क्लासिफाई करता है। दूसरे रिक्रूट्स लड़के के हाई स्कोर से हैरान हैं। पिछला रिकॉर्ड सिर्फ 56% था। एक स्मग ग्रिन के साथ वो बाकी सबको कचरा कहता है। आदमी बोस्ट करता है कि वो वहां सबसे ताकतवर है। इसी दौरान हमारा हीरो शांति से ऑब्जर्व करता है और दूसरे रिक्रूट्स की पावर का एनालिसिस करता है। तब एक ब्लॉन्ड लड़की आती है और उससे पूछती है कि वो किस शहर से है। हाय, वो यंग औरत अपने आप को इंटेलिजेंस एजेंसी की नो इट ऑल बताती है। वो उसकी तारीफ करती है, कहते हुए कि ये इम्प्रेसिव है कि वो अननोटिस्ड रहा। वो उससे डायरेक्ट रेड मिस्ट इंसिडेंट के बारे में पूछती है। हमारा हीरो बेवकूफ होने का नाटक करता है और दिखाता है कि उसे कोई आइडिया नहीं है कि वो किस बारे में बात कर रही है। वो कहती है कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो उसमें बहुत इंटरेस्टेड है। थोड़ा सा उछलते हुए वो पीछे हट जाती है, चेहरे पर मुस्कान रखते हुए। हमारा हीरो मुस्कुराता है और कुछ इन्फॉर्मेशन मांगने का मौका पकड़ता है। वो उससे मिस नो इट ऑल कहता है और पूछता है कि क्या वो उसकी मदद कर सकती है। एक मुस्कान के साथ वो लड़की आंख मारती है और कहती है कि वो डेफिनेटली मदद कर सकती है। यंग औरत कहती है कि हमारे हीरो की मदद करने के लिए उसकी एक शर्त है। उसका टेस्ट स्कोर उससे ज्यादा होना चाहिए पहले। एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ वो प्रॉमिस करती है कि वो उससे जो भी जानना चाहेगा वो उसे बताएगी। तभी इंस्ट्रक्टर उसके असेसमेंट शुरू करने के लिए उसका नाम बुलाता है। वो लड़की तब टेस्टिंग प्लेटफॉर्म पर चलती है। वो अपनी बारी के लिए बहुत एक्साइटेड और कॉन्फिडेंट लगती है, चमकने के लिए। दूसरे रिक्रूट्स बहुत इंटरेस्ट के साथ देखते हैं। उनमें से कमेंट करता है कि वो जैंग जिन का रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। हमारा हीरो सोचता है कि क्या वो सच में इतनी ताकतवर है। इस दौरान उसके पीछे जैंग जिन इसे एक पैथेटिक क्लाउन कहता है। यंग औरत प्लेटफॉर्म पर एक स्माइल के साथ पोजीशन लेती है। वो खुद की तरफ इशारा करती है जैसे कि कह रही हो कि वो सबसे बेस्ट है। यंग औरत फिर डिवाइस अपने हाथ में उठाती है। एक डिटर्मिन्ड एक्सप्रेशन के साथ वो डिवाइस अपने रिस्ट पर पहनती है और चिल्लाती है कि सब देखें। रिजल्ट सबको शॉक कर देता है 78% पर। रिक्रूट्स विश्वास नहीं कर पाते। एक विक्टोरियस स्माइल के साथ वो लड़की थम्स अप करती है।
वो अपने रिजल्ट से बहुत सेटिस्फाइड लगती है। यंग औरत फिर उन दोनों की तरफ मुड़ती है और जैंग जिन का रिकॉर्ड तोड़ने का ब्रैग करती है। लड़का गुस्से में आ जाता है और सोचता है कि वो इसे जाने नहीं दे सकता। तभी इंस्ट्रक्टर अनाउंस करता है कि यन हाओ लास्ट है जो टेस्ट देगा। ब्लॉन्ड तब पूछती है कि क्या अब वो प्रेशर महसूस कर रहा है। हमारा यंग लड़का सोचता है कि वो ताकतवर है और शायद ब्लफ नहीं कर रही थी। वो प्लेटफॉर्म पर चलता है और अपने दिमाग में उसे बस देखने के लिए कहता है। वो जानता है कि उसे शाओशू पर एक लीड पाने के लिए जीतना होगा। हमारा हीरो याद करता है कि सॉन्ग रुई के मुताबिक उसका रैंक कम से कम सी है। वो ये भी नोटिस करता है कि कोर की क्वालिटी ब्लैक है, बिल्कुल पिछले वाली की तरह। एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ वो रिस्ट गार्ड पहनता है। वो सोचता है कि उसकी असली अफिनिटी रेट क्या होगी। फिर वो डिवाइस एक्टिवेट करता है और डिटर्मिनेशन के साथ अपना हाथ उठाता है। हमारा हीरो ये देखने के लिए तैयार है कि उसकी पोटेंशियल कितनी ग्रेट है। पैनल तुरंत टेस्ट रिजल्ट दिखाता है। उसका शुरुआती क्लासिफिकेशन एक सी रैंक वॉरियर है, सबको हैरान करते हुए। दूसरे रिक्रूट्स जो देख रहे हैं वो हैरान रह जाते हैं। उनमें से एक कमेंट करता है कि ये एक स्क्वाड लीडर का लेवल है। अचानक स्क्रीन्स पर एक सिस्टम एरर मैसेज दिखता है। सब कंफ्यूज्ड हैं क्योंकि ऐसा कुछ पहले कभी नहीं हुआ था। सबकी हैरात के लिए फाइनल रिजल्ट 0% है। हमारा हीरो कंफ्यूज्ड है और उसे समझ नहीं आता कि क्या हुआ। जंग जिन हंसना शुरू कर देता है और उसे एक बड़ा लूजर कहता है। वो उसका मजाक उड़ाता है, कहता है कि यहाँ तक कि बीस्ट कोर भी उसे रिजेक्ट कर रहा है। हमारा यंग लड़का अपने चेहरे पर एक सीरियस एक्सप्रेशन रखता है। उस वक्त हमारा हीरो अपनी रिस्ट को देखता है और कुछ अजीब नोटिस करता है। उसे लगता है कि डिवाइस के साथ कुछ बहुत गलत है। एक रेड ऑरा रिस्ट गार्ड से निकलना शुरू हो जाती है। बीस्ट कोर सीधा उसके शरीर में एब्जॉर्ब हो रहा है। उसकी आंखें लाल चमक रही हैं। वो सिचुएशन को समझता है। उसका शरीर उसकी मर्जी के खिलाफ कोर को एब्जॉर्ब कर रहा है। ब्लॉन्ड लड़की कंप्यूटर की तरफ दौड़ती है, रिजल्ट पर विश्वास नहीं कर पाती। वो चिल्लाती है कि सबसे वर्स्ट जो उन्होंने देखा था वो 1% था। लेकिन एक एक्साइटेड स्माइल के साथ वो कहती है कि उसे इसे रिकॉर्ड करना होगा। यंग औरत कहती है कि उसका बाप इस खबर से बहुत खुश होने वाला है। इसी दौरान जंग जिन एक बहुत ही मलिशियस स्माइल फ्लैशेस करता है। उसे बीस्ट कोर के बारे में कुछ अजीब नोटिस हुआ लगता है। जंग तब इंस्ट्रक्टर को बताता है कि कोर हमारे हीरो के हाथ से गायब हो चुका है। राइवल चिल्लाता है कि यानो ने टेस्ट आइटम चुरा लिया। इंस्ट्रक्टर चिल्लाता है कि टेस्ट मैलफंक्शन हो गया और इक्विपमेंट को देखने की मांग करता है। वो हमारे यंग लड़के को अपना हाथ उठाने का ऑर्डर देता है ताकि आइटम्स को इंस्पेक्ट कर सके। उस पर वो आदमी खाली रिस्ट गार्ड देखकर चकित हो जाता है। वो पूछता है कि बीस्ट कोर कहाँ है जो उसमें स्लॉट किया जाना था। एक शर्मिंदा लुक के साथ हमारा हीरो अपना हाथ उठाता है। वो कहता है कि उसे कोई आइडिया नहीं है कि क्या हुआ और ये सिचुएशन बहुत अजीब है। अपने दिमाग में वो जानता है कि उसे जल्दी से एक बहाना सोचना होगा। अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो वो एक लैब रैट के रूप में खत्म हो सकता है। तो हमारा हीरो उस वक्त सब कुछ रिस्क करने का फैसला करता है। वो ये नाटक करने वाला है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन उस कोर की एक एबिलिटी है जो गायब हो गया है। उसके ठीक बाद एक लाल एनर्जी उसके शरीर से एक्सप्लोड होती है। हमारे यंग लड़के का हाथ एक मॉन्स्ट्रस और टेरिफाइंग क्लॉ में बदल जाता है। दूसरा जंग जो वो देखता है उसे पूरी तरह से शॉक्ड है। वो सोचता है कि ये क्या चीज है। ये देखकर इंस्ट्रक्टर एक चाकू निकालता है जो पर्पल एनर्जी से चमक रहा है। वो सबको पीछे हटने के लिए चिल्लाता है और ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से हाई अलर्ट पर चला जाता है। ब्लॉन्ड लड़की लेकिन अपनी आंखों में चमक के साथ सिचुएशन से बहुत एक्साइटेड हो जाती है। वो सोचती है कि क्या यही ही वो बीस्टिफिकेशन है। दूसरे सोल्जर्स फिर हमारे हीरो पर अपने हथियार तन देते हैं। उनमें से एक पूछता है कि क्या लड़का इन्फेक्ट हो गया है और सबको पीछे रहने के लिए कहता है। एक सीरियस लुक के साथ इंस्ट्रक्टर जल्दी से सिचुएशन का एनालिसिस करता है। वो सोचता है कि अब एक ही ऑप्शन है कि यंग लड़के को नीचे उतारे। लेकिन ब्लॉन्ड यंग औरत आती है और हमारे हीरो से बात करने की कोशिश करती है। वो उसका नाम चिल्लाती है और पूछती है कि क्या वो उसे अभी भी सुन सकता है। हमारा यंग लड़का उसकी तरफ मुड़ता है, पूरी तरह से कॉन्शियस लगता है। फिर वो पूछता है कि क्या हुआ। इंस्ट्रक्टर हैरान है ये देखकर कि वो अभी भी रैशनल है। आदमी लड़के से पूछता है कि क्या वो सच में अपना दिमाग नहीं खो चुका है। हमारा हीरो ट्रांसफॉर्मेशन को वापस लाता है और एक कहानी बनाता है।
वो कहता है कि एबिलिटी कोर से है, जो अपने आप ही उसके शरीर में एंटर हो गया। ब्लॉन्ड लड़की फिर हमारे यंग लड़के का हाथ पकड़ती है, पूरी एक्साइटेड। वो कहती है कि वो पागल नहीं हुआ और ये एक ट्रांसफॉर्मेशन एबिलिटी है। एक स्माइल के साथ इंस्ट्रक्टर कहता है कि लड़के की किस्मत खुल गई। वो समझाता है कि ट्रांसफॉर्मेशन को रिवर्स करना एक बहुत ही रेयर एबिलिटी है। हमारा यंग लड़का फिर पूछता है कि वो यंग औरत कौन है और वो इतना सब कुछ कैसे जानती है। एक पोज मारकर लड़की आंख मारती है और कहती है कि उसने पहले ही उसे बता दिया था। वो फिर से कहती है कि वो बस एक सिंपल नो इट ऑल है, अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ। इंस्ट्रक्टर फिर बताता है कि यंग औरत का नाम जिन यिंग है। वो ये भी मेंशन करता है कि उसका पिता टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का हेड है। एक स्माइल के साथ इंस्ट्रक्टर कहता है खेल खत्म। फिर वो अपना हाथ आगे करता है और हमारे हीरो से कोर देने के लिए कहता है। एक अजीब एक्सप्रेशन के साथ हमारा यंग लड़का अपना सर खुजलाता है। वो इंस्ट्रक्टर को समझाने की कोशिश करता है कि ये नहीं है कि वो कोर देना नहीं चाहता। हमारा हीरो अपनी रिस्ट की तरफ इशारा करता है और अपना एक्सप्लेनेशन जारी रखता है। वो कहता है कि आइटम उसके शरीर से चिपक गया और अब बस निकलेगा नहीं। दूसरा जैंग हमारे यंग लड़के का एक्सप्लेनेशन सुनकर शॉक्ड है। वो विश्वास नहीं कर पाता कि बीस्ट कोर सच में उसके शरीर में एंटर हो गया। वो सोचता है कि हमारा हीरो एक परफेक्ट टेस्ट सब्जेक्ट है और उसे अपने ग्रुप को इन्फॉर्म करना होगा। हम एक रेडियोलॉजी रूम का साइन देखते हैं। हमारा यंग लड़का कुछ एग्जाम से गुजरने वाला है ये समझने के लिए कि क्या हुआ। रूम के अंदर हमारा हीरो एक स्कैनिंग मशीन पर लेटा हुआ है। मॉनिटर्स पर एग्जाम रिजल्ट्स देखकर डॉक्टर्स शॉक्ड हैं। वो देखते हैं कि कोर उसके शरीर के साथ फ्यूज हो गया है और उसे निकाला नहीं जा सकता। उस वक्त ब्लॉन्ड लड़की एक बड़े आदमी के साथ आती है। डॉक्टर्स में से एक डायरेक्टर जिन से उसकी राय पूछता है। डायरेक्टर कहता है कि हमारा यंग लड़का नजदीकी से पढ़ने लायक है। उसे यकीन है कि लड़का अभी भी कई राज छुपा रहा है। तभी दो यूनिफॉर्म में आदमी एग्जाम रूम में आते हैं। उनमें से एक डायरेक्टर से सिचुएशन और हमारे हीरो के बारे में पूछता है। एक अजीब स्माइल के साथ डायरेक्टर ब्लेजिंग ब्लड कॉप्स रूल के बारे में कंप्लेन करता है। वो सोचता है कि ये रिडिकुलस है कि वो अभी भी 40% रूल को फॉलो करते हैं, लेकिन वो व्हाइट हेड आदमी उसे बीच में ही रोक देता है और उसे ड्रामा कम करने के लिए कहता है। जनरल फिर डायरेक्टर से कहता है कि वो बस समझाए कि क्या हो रहा है। डायरेक्टर समझाता है कि उसने उस टीम का नेतृत्व किया था जिसने वो मशीन बनाई थी, इसीलिए वो गारंटी देता है कि वो किसी से भी बेहतर जानता है कि रिजल्ट 0 नहीं था। उसकी बेटी तब उसे जोर से हिलाती है और उसे जल्दी से बोलने के लिए कहती है। लड़की कंप्लेन करती है कि सस्पेंस उसे मार रहा है। एक पागल मुस्कान के साथ वो बताता है कि मशीन बस टूट गई थी। आदमी कहता है हमारे यंग लड़के की एफिनिटी कुछ ऐसी है जो पहले कभी नहीं देखी रही। जनरल अपने चेहरे पर एक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ इस बात को पूरा करता है। वो कहता है यंग लड़का थियोरेटिकल मैक्सिमम 100% को पार कर गया है। उसके ठीक बाद जनरल इंस्ट्रक्टर को रूम से बाहर आने के लिए कहता है। इस दौरान हमारा हीरो अभी भी मशीन पर लेटा हुआ है। वो नोटिस करता है कि उसकी छाती में कोर ब्लैक से रेड में बदल रहा है। हमारा यंग लड़का याद करता है कि एक स्ट्रॉन्ग कोर को एब्जॉर्ब करने से क्रिस्टल एक्टिवेट हो गया था। इस बार एक वीक कोर को एब्जॉर्ब करने से बस उसके शरीर के अंदर आइटम स्ट्रॉन्ग हो गया। क्रिस्टल की प्योरिटी बढ़ गई और वो रेड हो गया। वो रियलाइज करता है कि अगर वो ऐसे ही करता रहा तो वो इन्फिनिट इवॉल्व कर सकता है। तो इसी के साथ आज का हमारा एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए टाटा, बाय एंड सायनारा।